अभिजीत दीप ने फंड में रखा था या खुद से रहता खुद था? से। मैं तो मंच के आसपास भी नहीं जाता था, दीप के खुद बता देंगे। अच्छा, हाँ, दीप के के खुद जानते हैं आपको? शायद नहीं जानते होंगे मुझे। अब जान आप गए जानते होंगे। तो राहुल गांधी ने आपको नहीं कहा कि कांग्रेस में आ जाओ, सियासत को ज्वाइन करो, कुछ ऐसा कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे कहा कि आगे क्या करना चाहते हो ये बताओ। मैंने कहा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो आप कोशिश करेंगे कि मुसलमानों के जो हालात है उसको बदलने की ज़्यादा फोकस आपका उस पर रहेगा? मैं ये कई दफ़ा ना नीम कड़वा होता है, पीना पड़ता है। मैं एक मुसलमान हूँ और मैं सलम से आता हूँ। मैं जहाँ से आता हूँ, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुसलमान भी वहीं से आते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप नमाज भी पढ़ो और जॉब भी करो, काम भी करो। ऐसा नहीं अगर कोई ये कहे कि हम 24 घंटे इबादत करते रहेंगे और अपनी फैमिली को छोड़ दिया, अपने घर वालों को छोड़ दिया, भाई बहन की खबर खैरियत नहीं ले रहा है, तो इस्लाम में ये चीज़ें मतलब नहीं है। नाम लेके मैं कहता हूँ, जिस तरीके से मेरी बहन रूबी का लियाकत कि जो वो शब्द थे, खुदा की बारगाह में जिस दिन वो खड़े होंगे, खुदा की कसम अपने एक एक शब्द के लिए शर्मिंदा होंगी। जैसे राहुल गांधी जब आए थे तो उन्होंने भी शादी नहीं कर रखी, आपने भी नहीं की। हाँ, तो प्रियंका दीदी ने मुझसे पूछा था क्या कि इरफान आप बोलिए, मेरी तो मानते नहीं कि राहुल जी शादी करें। इंडिया टुडे आज तक आपका बहुत ज़्यादा इंटरव्यू कर रहा है, तो अंजना ओम कश्यप ने कोशिश की आपसे बात करने की? नहीं, उन्होंने कोशिश नहीं करी मुझसे बात करने की। हाँ। और करती तो वो मुझसे क्या पूछती हैं, उनके पास क्या सवाल थे? आप श्रमिक समाज से आते हैं और आप क्या कह रहे हैं कि हर मिनट 3 लोगों की जान जा रही है? वो नहीं बोल पाएंगे ये बात। कह दो अपनी आत्मा में घुस के। आपको नहीं लगता उन्होंने बहुत कुछ सहा है? नहीं लगता? कैसे पत्रकार हो यार, सच भी नहीं बोल रहे। मेरा झुकाव हर तरफ है, तो मैंने चलिए शादी नहीं करी तो नहीं करी। और आगे अभी तो किसकी तरफ आपका झुकाव है? संघ की तरफ है? आरएसएस के लोग शादी नहीं करते हैं। ये जुल्म है कि जुल्म को कहता साफ, जुल्म क्या जुल्म है, मुझे मार दीजिए, जिंदा रहा तो करता रहूंगा प्यार, साफ साफ कह रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। शायर कह रहा है मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता भाई, मार दीजिए। अच्छा, मैं गलत तो नहीं बोला? नहीं, आगे बढ़िए। नहीं, कुछ गलत तो बोला? नहीं, कोई गलत नहीं। नहीं, देखिए कोई गलत नहीं, ठीक है इरफान, बहुत अच्छा है ना। मिल्लत पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका वेलकम है। मैं हूं आपका होस्ट शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ को एंकर है मोहतरमा निखत अली। और मेरे आज के जो मेहमान हैं बहुत ख़ास, कोई एमपी नहीं, कोई एमएलए नहीं या मशहूर बिजनेसमैन और सियासतदान नहीं, बल्कि एक ऐसा नौजवान जिसने गुर्बत से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और उसने प्रोटेस्ट में या सिविल सोसाइटी के तौर पर लोगों की आवाज़ उठाने के तौर पर 10-15 सालों का अरसा गुजारा है और आज पूरा हिंदुस्तान उसको जान रहा है। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद इरफान की। इरफान, मिल्लत टाइम्स में आपका खैर मकदम है, खुश आमदीद। और सबसे पहले तो यही बताइए इरफान के इन दिनों आप पूरे मीडिया में हर एक के मोबाइल में नज़र आ रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले आपने मुझे अपना मन दिया, आपके सभी दर्शक और आप लोगों के प्यार के लिए मैं खुदा की बारगाह में आपका कर्जदार रहूँगा। और बात रही कैसा फील और कैसा महसूस कर रहा हूँ, तो मैं आज भी सुबह अपनी झोपड़ी से उठ के आया हूँ और मैं बनावटी दुनिया से बचने की हर पल कोशिश करता हूँ। मैं एक 10-15 सालों से प्रदर्शन से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। संघर्ष की कोख से जन्मा हुआ इरफान आपके सामने बैठा है। तो शोहरत इतनी जल्दी असर मेरे पे हैवी नहीं होती और मैं मानता नहीं कि मैं वायरल हुआ हूँ कि या मैं बड़े राजनेताओं से मिल रहा हूँ या बड़े राजनेता मुझसे मिल रहे हैं। मेरी साफ सीधी नीयत थी और मैंने कुछ सोच समझ के मैंने जो भी कहा दिल से कहा, जुल्म को जुल्म कहा और बार बार कहा कि मैं ज़िंदा हूँ। मिल्लत टाइम्स को कब से जानते हैं? क्योंकि आज आप मिल्लत टाइम्स के मिल्लत टाइम्स मेरा एक स्कूल है एक तरीके से। मैंने मिल्लत टाइम्स से मैं तमाम पत्रकारों से सीखता हूँ जो समाज में अपनी एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, इस कठिन दौर में भी आवाज़ उठा रहे हैं। क्या लगता है कि मोहम्मद इरफान जो बोल रहा है या आप जो बोल रहे हैं इतना आसान है? डायरेक्ट नाम लेके बोलना इतना आसान है? नहीं सर, कहीं ना कहीं अभी व्यक्ति की आवाज़ को कुचला जा रहा है। पुलिस या दमन या बड़ी एजेंसियों का दबाव बनाया जा रहा है, ये सच है। लेकिन लोकतंत्र में स्पेस बना रहना चाहिए और हम जिस दिन बोलना बंद कर देंगे तो समझ लीजिएगा कि लोकतंत्र की आत्मा भी मर गई और सब कुछ ख़त्म हो गया। जब तक बोल रहे हैं, चाहे 1000 तकलीफ़ों के बाद बोल रहे हैं और अपनी पहचान के साथ बोल रहे हैं, समझ लीजिए कि अभी कुछ गुंजाइश बाकी है।
इरफान, अपने बारे में बताइए, कहाँ पैदा हुए, कब से यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, कहाँ से हैं? मैंने इस बारे में बहुत सारी मीडिया चैनलों को बताया है कि मैं 1992 में दिल्ली के लक्ष्मी नगर के एक स्लम बस्ती में जन्मा था। मेरे माँ बाप मूलतः बिहार से हैं, शेखपुरा से, और हम 8 भाई बहन थे। और उस ज़माने में जाके देखेंगे तो गुर्बती बहुत थी। उसके कारण स्कूल ना जा पाए, क्योंकि जमुना बगल में थी तो वहाँ नारियल बहते थे, तो नारियल 58-54 की बिक जाते थे। वो बसों में जो बिकते हैं तो हम उससे ले लेते थे, वो उसमें 2-3 रुपए हो जाते थे। तो उन पैसों के लालच से स्कूल ना जा पाए। और हमारे विधायक डॉक्टर अशोक कुमार वालिया थे, निधन कर गए, इंतकाल हो गया उनका। बहुत सज्जन किस्म के आदमी, तो बहुत ही मानवतावादी सोच के व्यक्ति थे। हम नंगे भी उनके यहाँ चले जाते थे, और बहुत जो चीज़ें बचपन में चाहिए होती थी, पूड़ी सब्जी चाय मिल जाती थी। चुनाव के दौरों में दोनों हाथों में लड्डू होते थे और सर कढ़ाई में हो जाता था। बहुत सी चंचलता थी। और 2006 में हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी आफत आई। शीला जी ने हमें पुनर्वास करने का फैसला किया, और हम दिल्ली के एक रिहायशी एरिया से ग्रामीण दिल्ली देहात में बसा दिए गए। और वहाँ बंजर ज़मीन पे जब हम जा गए तो पेट भरना भी अपने आप में एक मुसीबत बन गई कि हम कैसे जिए यार। फिर धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती गई, पेट भरने लगे। 2011 में मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे गाड़ी वाड़ी साफ़ करने और धोने के लिए काम पे लग गया किसी के माध्यम से, 5,000 रुपये माह तनख्वाह पे। उसके आसपास, उस 2011 के आसपास के समय में देश में 3 घटनाएँ घटी। एक तो अन्ना आंदोलन चला था, उसी के आसपास निर्भया, उसके बाद उसकी के आसपास देश का एक बहुत बड़ा उद्योगपति परिवार पोंटी और हरदीप चड्ढा शूट आउट हुआ था। ये तीनों घटनाएं ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं डायरेक्टली रामलीला मैदान जाने लगा, अपने काम पे से घर नहीं आता था, और रामलीला मैदान में जाने लगा। उस टाइम मेरी सोच का इतना विस्तार नहीं हुआ था, मुझे पता नहीं था कि दुनिया क्या है। और मैं रामलीला मैदान जाने लगा तो मैं नारे लगाने लगा वहाँ पे अन्ना हज़ारे के प्रोटेस्ट में। और मैं अपनी माँ को आके घर बताता था, माँ मैंने पढ़े लिखे कॉलेज बच्चों के साथ नारे लगाए। नहीं जवानी थी, 18-19 साल की उम्र थी, बड़ा खुश होता था। लेकिन देश से 2014 के बाद सियासत ने करवट ली और कुछ चीज़ें ऐसे बदली, आत्मा मतलब बहुत चीज़ समझने के लिए, मतलब एक उनकी क्या है, ये सब क्या हो रहा है, ये हमने इस तरीके के लिए तो उस आंदोलन में साथ नहीं दिया था। इतनी उमंग और इतनी उत्तेजना इसलिए तो नहीं थी कि इस तरीके का भारत आएगा। फिर हमें पता चला कि वो जो छात्र थे वो ABP के थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, वो भाजपा का छात्र विंग था। ओहो, बड़ी भारी गलती हुई। फिर और चीज़ों को समझने लगे, समझते समझते बहुत सी चीज़ें समझने लगे। अपनी जिज्ञासा को मतलब जो भी चीज़ें थी कि भाई इसे पूरा किया जाए, देखा जाए क्या है क्या नहीं है। बहुत महापुरुषों के चरणों। इरफान उस्ताद, आपको खबर का पता कैसे चलता था? क्योंकि मोबाइल उतना आम नहीं हुआ था, यूट्यूब भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं। 2011 की बात में कर रहा हूँ। तो 2011 के आंदोलन की बात नहीं है ना, मैं 14 के बाद जो सरकार 2014 के बाद 2011 में जब अन्ना हज़ारे के आंदोलन में 14 के बाद जैसे विस्तार हुआ, सरकार बदली, अन्ना के आंदोलन की बात नहीं कर रहा। 14 के बाद जब सरकार बदली तो 16 के बाद यूट्यूब हाथों में आने लगा। 16 के बाद धीरे धीरे इसका विस्तार होने लगा। तो 2011 में आपने राजनीति में इंटरेस्ट या दिलचस्पी दिखाना शुरू क्रांति में राजनीति क्रांति में। अच्छा, क्रांति में मतलब एक मतलब हाँ कि भाई देश के प्रति और विचारों के प्रति। कैसे आया? स्कूल जाकर आया? स्कूल तो गए नहीं। कभी नहीं गए स्कूल? नहीं। कभी ख्वाहिश हुई स्कूल जाने की? बच्चों को देखकर कभी मन में ऐसा आया? हाँ, जैसे जब मेरी दुकान रोड पे थी और बच्चे पास होके आते थे और खुशी थी तो मन करता था कि जाए, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं था। लेकिन हाँ है कि जैसे जिस उम्र में इंसान मैच्योर होता है उस उम्र में मैं आंदोलन में लग गया था। फैन पूछूंगी, सिर्फ आप ही स्कूल नहीं गए या जो आपके भाई बहन है वो? नहीं, जब हमने पढ़ाई, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़े, तो मैं पढ़ाई की। मेरे को मुझसे छोटी सारी 2 बहनें हैं मेरी, 3 बहनें, सॉरी, तीनों बहनों ने 12वीं करी। समझ रहे हैं? तो तीनों बहनों ने 12वीं करी, छोटे भाई ने भी अच्छी ठीक ठाक पढ़ाई करी। मैंने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन मैं जिस टाइम आदमी मैच्योर होने की कोशिश करता उस टाइम मैं आंदोलनों से जुड़ गया था। हाँ, और 19 में जब CNRC आंदोलन आया और देश की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत गांधीवादी तरीके से सड़कों पे आ गई और ऐसा लगा ये अनाथ है, इनका कोई नहीं है। मैं शाहीन बाग में और जामिया में लगातार
पूरे परिवार के साथ ऑटो लेके आता था। मेरे लिए ऑटो करना बहुत मुश्किल था, 500 रुपये लगते हैं वहाँ से। मैं जामिया के गेट पे और शाहीन बाग में अपनी मौजूदगी रखता था। और बाबा साहब की बड़ी सी फ़ोटो देखना, जामिया की शाहीन बाग की प्रोटेस्ट की बड़ा सी फ़ोटो मैंने लेके गया था अपने घर से बनवा के। अच्छा। वो मेरी फ़ोटो जो बड़ी सी। उस वक्त आप क्या करते थे कमाने के लिए? उस टाइम मेरी ऐसी मतलब मेहनत मजदूरी का काम था। चिकन रोटी कुछ ऐसा भी? नहीं, उस टाइम नहीं था। उस टाइम मेहनत मजदूरी का काम था, काम करता था। अच्छा। उस टाइम मैंने देखा कि देश की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत सड़कों पे है, और पूरी दुनिया ने देखा। और जिस तरीके से बयान आ रहे थे हिंसात्मक, हिंसा को फैलाने वाले, समाज में नफरत और देश को बांटने वाले बयान आ रहे थे, उस चीज़ ने मुझे बड़ा प्रभावित किया इस दुनिया को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। जिस तरीके से हम तो स्लम से आते हैं, हमें पता चला कि भैया कपड़ा जो है ना नंगे बदन को ढकता है, ये इंसान की नेशन और रिलीजन की पहचान नहीं करता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने आके खुले मन से पूरे भारत के सामने और दुनिया के सामने ये कह दिया कि ये वो लोग हैं जिन्हें आप कपड़े से पहचान लीजिए। उस दिन बड़ा दुख हुआ। उस टाइम दो लोगों को मैं मतलब दो बड़े चेहरे में कह सकता हूँ। एक कम्युनिस्ट हमारी महिला नेता थी, शायद वीरिंदा करार जी, और भीम आर्मी से चंद्रशेखर। ये दो चेहरे थे जो CNRC आंदोलन में दिल्ली की सड़कों पे और देश को पूरी तरह ये मैसेज दे रहे थे कि इस जुल्म को मानने से हम इनकार करते हैं। और उन्होंने ही कहा था पहचानिए हमें, हम कौन हैं, आप तो कपड़े से पहचान लेते हैं, पहचानिए। तो वीरिंदा करार जी ने, और सभी चुपचाप कुछ ना कुछ खुले मन से कुछ कह नहीं रहे थे, क्योंकि टीवी पे ना लोगों का ट्रस्ट था। उस जमाने में टीवी 2014 के बाद, चुनाव के बाद अभी भी लोगों को यकीन था टीवी पे। टीवी के प्रोपेगेंडा को समझ नहीं पा रहे थे। वो जो पूंजीवाद का विस्तार हुआ मीडिया सेक्टर के अंदर, मीडिया सेक्टर के अंदर, उससे लोगों को लगता था टीवी जो कह रहा है सच कह रहा है। अब ये कह रहा है कि शाहीन बाग में जाने के लिए पासपोर्ट लेना पड़ेगा क्या? और एक देश की बड़ी आबादी को ये मैसेज गया कि लो, ये लोग अलग अलग नारे लगा रहे हैं और मीडिया को भी नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, समझ रहे हैं। इस तरीके की प्रोपेगेंडा से देश की बड़ी आबादी को भ्रमित करने की कोशिश करी। एक पागल और सिरफिरे ने, जब आपके लीडर हिंसात्मक बातें करेंगे तो ज़मीन पर उसका असर देखने को मिलता है। इसीलिए एक साफ सुथरे लोकतंत्र में हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है, बातचीत की ज़रूरत होती है, दोनों तरफ से संवाद की ज़रूरत होती है। जामिया के शांतिपूर्व प्रोटेस्ट में एक मार्च निकल रहा था, उसमें एक व्यक्ति ने सामने से आके गोली चला दी, फायरिंग की। एक छात्र उसकी चपेट में आ गया और पुलिस के लोग मौजूद थे और आला अधिकारी भी मौजूद थे। इस तरीके की तस्वीर इस देश की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत। वहाँ पर जब फायरिंग हुई थी? मैं उस टाइम नहीं था, लेकिन ये सारी चीज़ें अच्छी थी। और ये सब तस्वीरें जो लोकतंत्र पे आस्था रखते हैं, संविधान पे आस्था रखते हैं और अनेकता पे एकता की बात करते हैं, उनकी ये आत्मा पे चोट थी कि कुछ लोग मतलब एक देश की बड़ी आबादी गांधी के तरीके से अपनी बात रख रही है और देश की जो सत्ताधारी पार्टी है वो हिंसात्मक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। उनके समर्थक सीधे इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। और फिर वो जब जेल से आए या उनके ऊपर इतने संगीन अपराधों में मुकदमा में सरकार का समर्थन होता था उन्हें, तो उन्हें ऐसे सम्मानित करते थे जैसे उन्होंने ओलंपिक जीता। वो चीज़ें मेरी चढ़ती जवानी को चोट पहुँचा रही थी, लेकिन मैंने गांधी के रास्ते को चुना था छोटी सी उम्र से। मुझे पता था कि हिंसा कोई किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। ऐसे वो इरफान धीरे धीरे इरफान बनते चला गया। फिर उसके दरमियान कोरोना आया। कोरोना के दरमियान बहुत बड़े स्तर पे एक इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया कि ये थूक रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये कोरोना को विस्तार दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और उसकी चपेट में ना जाने कितने लोग उसकी चपेट में आए, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और प्रताड़ना झेलनी पड़ी। ये सब चीज़ें मेरे जीवन को प्रभावित कर रही थी, समझ रहे हैं। हाँ, जिस तरीके से मुसलमानों को परेशान, हाँ, जिस तरीके से, और नाम लेके मैं कहता हूँ, जिस तरीके से मेरी बहन रूबी का लियाकत के जो वो शब्द थे, खुदा की बारगाह में जिस दिन वो खड़ी होंगे, खुदा की कसम अपने एक एक शब्द के लिए शर्मिंदा होंगी। रूबी का लियाकत ने नहीं बुलाया आपको इंटरव्यू के लिए? नहीं, वो अपने एक एक शब्द के लिए शर्मिंदा होगी। उनके एक एक शब्द ने जितनी चोट पहुँचाई है ना, वो अल्लाह की बारगाह में एक एक शब्द के लिए गुनाहगार होंगी। रूबी का लियाकत बुलाए इंटरव्यू के लिए तो जाएंगे आप?
क्या क्यों नहीं जाऊंगा, मैं उनसे ही बात करूंगा, लेकिन मैं सच ये बता, सब बातें बोलिएगा उनके सामने कि आपने मैं एक प्रदर्शनकारी हूँ साहब। क्रांतिकारी हैं। हाँ, अब मैं चूकता नहीं हूँ। मुझसे रूबी का तो बहुत छोटी है। मैंने देसाई साहब से बात करी, राजदीप सरदेसाई साहब हाँ, राजदीप सरदेसाई से। आपसे देख लीजिए मेरा इंटरव्यू में कैसे बात कर रहा हूँ। क्या बोला आपने उनका कद तो बहुत बड़ा है, बड़े रूबी का जर्नलिस्ट बहुत छोटी है उनके सामने। तो बात करने का हमारा लहजा बिल्कुल सेम होता है। मैं तो ये चीज़ें बता रहा, इरफान पैदा कैसे हुआ, ये जो इरफान आपके सामने बैठा है, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सब चीज़ें हुई। आया 2021 है ना, किसान आंदोलन। मैं टिकरी बॉर्डर पे पूरी तरीके से मोर्चा बांध के खड़ा हो गया। वहाँ पे अब मीडिया का बाइकआउट हुआ। इन्होंने छल बल कपट जिस तरीके से CNRC आंदोलन में लगाया था, उसी तरीके उससे ज़्यादा इसमें लगा दिया। लेकिन यहाँ मंजर कुछ और थे। यहाँ भी मीडिया का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया और अलग अलग तरीके के होर्डिंग और स्लोगन मीडिया के लिए लगाए, बड़े अपमानित तरीके से। और मीडिया वहाँ क्लियर ही था कि हाँ, यहाँ नहीं आ सकते। देश की दूसरी आबादी को पता चला मीडिया गलत है, टीवी गलत है। इसके बाद किसानों को और मजदूरों को पता चला ये टीवी और मीडिया गलत है। फिर नागरिक धरने प्रदर्शनों में, जैसे पहलवान आंदोलन हुआ, कोई ऐसा छोटे मोटे प्रोटेस्ट होते रहे, फिर वहाँ मीडिया का बाइकआउट होने लगा। कुछ छोटे बड़े स्तर को पता चलने लगा ये मीडिया गलत है, यहाँ हम मांग ठीक करते हैं और ये बात गलत करते हैं। ये पूछते हैं कि मोदी जी ने कहा है, आपकी क्या राय है। ये नहीं पूछते कि आपका क्या तकलीफ है मोदी जी, ये देश की जनता ये करिए। उल्टा माइक घुमाते हैं ये, समझ रहे हैं। इनका जो काम है उल्टा कर दिया इन्होंने। फिर आया आपका ऐसे इन प्रदर्शन के बाद, इनके बाद आया जैन जी आंदोलन। फिर इस देश के जो नौजवान थे, इंस्टाग्राम वाले, खुले मिजाज वाले, समृद्ध, अच्छे खासे घरों से आने वाले, अपनी ज़िंदगी में खुश और बिंदास वाले, उन्होंने कहा भैया इस्तीफा लेंगे। सरकार ने कहा दहशतगर्दों की भी टीम हो। उन्हें लगा हमें दहशतगर्द बता रहे। उन्होंने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग की भी टीम हो। चेहरा बदल गया, अच्छा हमें JNU को भी पता चल गया ये तो बड़े बुरे आदमी है यार। यानी नौजवानों को भी पता चल गया। नौजवानी कहते जहाँ जवानी वहाँ जमाना। अब नौजवानों को लगा ये तो बड़े गजब आदमी है। अब जवानी ने भी टीवी को, मतलब ये नौजवानों का अंदर, उन्होंने कहा टीवी तो यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। तो पूरे CGP प्रोटेस्ट के अंदर जहाँ लाखों की संख्या में थे, वहाँ पे नेशनल मीडिया का कोई रिपोर्टर सीधे अपने सीनियर को कह रहा था हम नहीं जाएंगे वहाँ, बिल्कुल नहीं, अपनी पहचान के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे हम वहाँ, क्योंकि वो नौजवानों का आंदोलन है। वहाँ इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं और नहीं समझने वाले। उनके स्लोगन बहुत खतरनाक, उनके नारे बहुत खतरनाक। वो मेरी तरह स्पीच नहीं दे रहे और कोई डिबेट नहीं करनी उन्होंने। उसमें से एक इरफान था जो गाली गलौज नहीं कर रहा था और आपा नहीं खो रहा था। वो अपनी पीड़ा के साथ ही देश के नौजवानों की बात कर रहा था, मजदूरों की बात कर रहा था, देश की बड़ी आबादी के दर्द की बात कर रहा था और इस छल कपट की बात कर रहा था जो वर्तमान की सियासत है। सिर्फ चपड़ी चपड़ी घीसी चुपड़ी बातें करते हैं, गरीब गरीब के अमीरों के सारे शौक लेते हैं। गरीब का जीवन नहीं भाप सकते आप। आइए उनकी ज़िंदगी में उतर के देखिए कि क्या है। तो CGP प्रोटेस्ट को कब ज्वाइन किया इरफान आपने और क्या सोच कर आपने ज्वाइन किया? सबसे पहले कांग्रेस का कैंपेन चल रहा था। देखिए CGP प्रोटेस्ट मत भूलिए, CGP मत भूलिए। अच्छा, क्या मेरी इसकी एक वजह है। हाँ। इस आंदोलन को खाली CGP लीड नहीं करे, स्टूडेंट्स का मूवमेंट का है। ये आयशा भी थी, SFI भी थी, AISF भी थी, तमाम मजदूर किसान संगठन भी थे, मानवाधिकार कार्यकर्ता भी थे, एक्टिविस्ट भी थे, वकील भी थे जो लीगली सपोर्ट कर रहे थे और वो लोग भी थे जो स्विगी और जोमेटो कर रहे थे। खाली CGP दीप के उनका नहीं था ये आंदोलन भाई। इस आंदोलन में बहुत बड़े स्तर पे बहुत सारे लोग थे, उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी, हंगर स्ट्राइक भी करी, हर तरीके से दिन रात चिल्लाए वो। तो किसी एक आदमी को क्रेडिट देना ये ठीक नहीं है कि उनमें वो अकेले इस्तीफा ले लेते, क्या ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग थे, उन्हें हम भूल नहीं सकते। अब हम CGP का नाम ले और आयशा को भूल जाएं, SFI को भूल जाएं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का अब हम कहेंगे नहीं। हाँ। सबका नाम लेंगे, सबका नाम, सबका योगदान है। नेहा ने कितनी मेहनत करी है, SFI के छात्रों ने हंगर स्ट्राइक करी, मेहनत की है। 24 घंटे उन्होंने नारे लगाए, कविता पोएम ठप से इंस्टाग्राम पे, ठप से जहाँ JNG मौजूद था वहाँ
ले तो कब आए थे आप उस प्रोटेस्ट में? मैं शुरू से ही था, बस मैं क्या ना कि मैं डेली आना जाना नहीं कर सकता, मैं छोटी सीमित आमदनी वाला आदमी हूँ और मैं उस आंदोलन में आना जाना डेली नहीं कर सकता, तो 54 रुपये यहाँ रख लेता था, क्योंकि मेरे वो जाने के पैसे हैं, राजी चौक से घेवरा मोड़ के 54 रुपये लगते हैं। 54 रुपये? हाँ, तो वो मैं 54 रुपये रख लेता था और लगातार वहाँ रहता था। मैं 9 दिन घर रहा, बाकी दिन आंदोलन में रहा। 9 दिन क्या दिन आप 36 दिन में लगातार वहीं आंदोलन में रहे? हाँ, सोते वहीं पर थे? रोड पे सोते थे या नहीं सोते थे? बिना बिस्तर के रोड पे सोते थे, 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे। फिर जग कब जाते थे? सुबह 7 बजे। तो शोर शराबा होता था, नींद आ जाती थी? मतलब इतने थक जाते थे कि सड़क पे सो जाते थे और सुबह मट्टी पूरे बदन पे लग जाती थी। हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सलम से आने वाले हैं और धुतकार में और अपमान में ज़िंदगी गुजारी है, तो इन चीज़ों से कोई। आजकल काम क्या कर रहे थे आप? आजकल अब्बू के साथ, मैं पापा के साथ बर्फ़ का काम है हमारा घर का, तो ये सारी चीज़ें मीडिया में ओपन है। इरफान, जब आप रोज़ाना प्रोटेस्ट में आ रहे थे और वालिद साहब के साथ आपका काम भी जारी था, आप कंटिन्यू यहीं सो जाते थे, तो वालिद साहब ने आपने मना नहीं किया, रोका नहीं कि कहाँ जा रहे हो, काम का नुकसान होगा? नहीं, मेरे वालिद साहब बहुत उम्र दराज हैं और अम्मी भी, और मैं कोई बड़े घर से नहीं आता। जब पता मैं मेरी क्रांतिकारी सोच कि भाई मैं ऐसा वैसा जो बोलता हूँ, जब पत्रकार मेरे घर गए तो उन्हें मुझ पे बड़ी दया आई और उन पे मुझे बहुत दया आई। बोला ठीक है इरफान, मम्मी पापा हैं और भाई बहन है, सब कुछ है, तुमने तो अपनी ज़िंदगी जैसी जीनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें थी। अम्मी अब्बू बहुत, मेरे वालिद साहब बहुत बूढ़े हैं, ना ज़्यादा सुन पाते हैं ना ज़्यादा बोल पाते हैं, लेकिन उसमें वो लोग उन्हें कहते हैं कि वो ऐसा ऐसा है, तो खुश हो जाते हैं कि चल अपनी ज़िंदगी में जहाँ जाना चाहता है, जैसा करना चाहता है, कहीं ना कहीं अच्छा तो कर ही रहा है। फिर राहुल जी आए तो वो रो पड़े कि बहुत कुछ कर लिया। राहुल जी कैसे आ गए, कैसे मोमेंटम बना के राहुल गांधी ने सीधा अप्रोच किया कि इरफान तुम्हारे घर आना चाहते हैं? राहुल जी नहीं आए, वो एक टीम आई थी, पहले उनकी एक टीम आई थी और उन्होंने डिटेल निकाली कि यहाँ सोते ऐसे वैसे रहते हैं। फिर राहुल जी आए। राहुल जी आने के बाद मैंने कहा कि राहुल जी मुझे आपसे ज़्यादा बहुत सारी बात करनी है, और मैंने बहुत सारी बात करी, उन्होंने मुझसे ज़्यादा नहीं बात करी। उन्होंने एक बात मुझसे कहा है कि आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं और जहाँ से आप आते हैं, इस देश की 80% आबादी समझ लीजिए, मेहनत का आबादी समझ लीजिए, जो खेतों में, खलिहानों में, बाग बगीचे और बागवानों में है, फैक्ट्री में, कारखानों में है, सड़कों में, निर्माणाधीन इमारतों में, असंगठित क्षेत्रों में है। उनके बारे में जब मैंने बात करी कि उनको बेहतर जीवन के लिए क्या विज़न होना चाहिए, कि एक सामान्य न्यूनतम मजदूरी हो और 8 घंटे की टाइमिंग हो और किसी तरह का आर्थिक और सामाजिक शोषण ना हो। सरेआम हो रहा है, ये खुलेआम हो रहा है, ये झूठ फैलाया जा रहा है कि सब कुछ बेहतर है। तो उन्होंने कहा यार ये जिनकी लड़ाई है उनको सामने तो आना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी वो श्रमिक है, वो नहीं आ पाएंगे, आपको ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। फिर कहने लगे ठीक है। तो राहुल गांधी के आने का प्रोग्राम कब बना? जब प्रोटेस्ट चल रहा था या 25 जुलाई से पहले? नहीं, जैसे इस्तीफा हुआ ना, हाँ, जैसे इस्तीफा हुआ उसकी शाम को मैं घर गया। मैं 11 बजे घर गया तो सुबह मुझे ये बात की मैसेज मेरे कानों में पड़ गई कि राहुल गांधी सावधा आएंगे। अच्छा, ये मैसेज पड़ गए? कैसे पता चला? उनकी टीम के द्वारा। उनकी टीम ने क्या फोन करके क्या कहा? फोन करके नहीं, मुझसे डायरेक्टली मिले थे आके। कहाँ मिले थे? घर पे आके। घर का कैसे पता चला उनको? वो नंबर लिया था उन्होंने रजत भैया से, मुझसे बात करी थी। फिर वो घर आए, घर को निरीक्षण किया कि जो चीज़ें जो कैमरे पे है ये हकीकत है या कुछ बनावटी है, क्योंकि वो इतने बड़े लीडर है, भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, ये तो सच है। जितना कुछ उन्होंने सहा है, जितना कुछ पिया है और जो सोच रखते हैं। मैंने उनसे कहा रात बिरात आप एम्स जाते हैं, एक निर्धन गरीब मरीज की पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं, मजदूरों से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, इसीलिए आपसे इस देश की एक बड़ी आबादी उम्मीद करती है। मैंने उनसे यही कहा और मैंने ये भी कहा कि आप हमसे वादा खिलाफी करेंगे तो हमारी असहमति आपके खिलाफ भी होगी। तो कितने दिन रुके, कितनी देर रुके राहुल गांधी? आधा घंटा। आधा घंटा। और कौन थे राहुल गांधी के साथ? उनकी टीम थे, उनके लोग थे, तो एसपी जी थी। क्या क्या बातचीत हुई आपने? यही मैंने कहा कि अगर आपने हमारी वादा खिलाफी करी तो हम आपके खिलाफ भी असहमति करेंगे और सड़कों पे आ जाएंगे। उन्होंने कहा आप ठीक कह रहे हैं, यह होना भी चाहिए। तो राहुल गांधी ने आपको नहीं कहा कि कांग्रेस में आ जाओ, सियासत को ज्वाइन करो, कुछ ऐसा कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे कहा कि आगे क्या करना चाहते हो ये बताओ। मैंने कहा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बाद में जब पत्रकार गए, अजीत अंजुम जी गए हैं, जैसे आप ही लोग जानते हैं सब कुछ, तो सब कहने लगे कि नहीं घर की हालत ठीक ठाक नहीं है, आर्थिक हालत ठीक नहीं है, बूढ़े माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, तो मेरा मिलाप पे अकाउंट खोल दिया।
मेरा मिलाप पे अकाउंट खोल दिया, तो मैं आपको भी ये बात बता दे रहा हूँ। तो मिलाप पे अकाउंट ओपन हो गया है? हाँ, ओपन हो गया। सभी जिम्मेदार अजीत अंजुम जी हैं, सभी आरफा जी हैं, आप हैं, सब ने घर की कंडीशन देखी कि आप तो क्रांतिकारी हैं, ठीक है, आप खुददारी से बात कर रहे हैं, लेकिन घर की कंडीशन देख के मैं सभी की बातों को वो नहीं कर पाया, क्योंकि मैं भी तो ज़िंदगी का, उसी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ। सब मेरे बारे में बेहतर सोच रहे हैं, पूरी दुनिया से अलग अलग लोगों जगह से मैसेज थे कि नहीं आप बेहतर करें और आप मदद लें लोगों की कि कुछ। तो आपका जो घर है जहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ कब से हैं आप? 20 साल से। 20 साल से। उस पर छत भी नहीं दिख रही है, ऐसा क्यों है? वो ऐसा है कि वही मेरा घर से बड़ा है। हमने जो जिसमें राहुल जी बैठे थे, वहाँ छोटे छोटे घर है। जिसमें राहुल जी बैठे थे वो, उसमें भाई है शादीशुदा छोटा, उसके भी बच्चे रहते हैं, ऊपर अम्मी और बहनें रह लेती हैं, हम दोनों बाप बेटे यहाँ सो जाते हैं। तो उसमें छत क्यों नहीं है आपके ऊपर? वो ना, वो हमारा मकान नहीं है, हम 20 साल से उसमें रहते हैं। जिस एक रमेश जी हैं, उन्होंने हमें दे रखा, लेकिन वो मकान से हमारा घर चलता है, वो जीविका है हमारी, बर्फ़ का काम है हमारा। पूरी कॉलोनी में हम ही से लोग बर्फ़ ले जाते हैं और कोई बर्फ़ वाला नहीं है। किराया भी लेते हैं कुछ? नहीं, किराया विराया नहीं लेते, ऐसे ही ऐसे ही रहते हैं और कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जब सभी बड़े आप लोगों का ध्यान उस पर गया और दुनिया के तमाम लोग देश दुनिया से अलग अलग राज्यों से ये बोलने लगे कि नहीं इरफान बेहतर करो, अब मजदूरी तो नहीं करनी, लोगों के समाज से जुड़ो, अच्छा करो, तो फिर मेरा मिलाप पे अकाउंट खुला। तो नहीं, बिल्कुल ये चाहो इरफान का एक मिलाप पर अकाउंट खुला है, चूँकि इरफान को लोग सपोर्ट भी करना चाहते हैं। इरफान की ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं है कि लोग हमें सपोर्ट करें, क्या यही बात भी कर रहे थे ऑफ द कैमरा भी। लेकिन हम लोग भी चाहेंगे कि आप जैसे क्रांतिकारी लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए, हमारी तरफ से भी कोई सपोर्ट है इंशाअल्लाह ताला, और भी लोग करेंगे। मैं वो जो इनका मिलाप का जो अकाउंट है डिस्क्रिप्शन में वो मौजूद रहेगा इस वीडियो के नीचे। इरफान ये बताइए कि आप प्रोटेस्ट में लगातार मौजूद रहे यहाँ वहाँ, तो कभी आपको डिटेन होना पड़ा? पुलिस ने कभी आपको गिरफ्तार किया? मैं कई बार राजनीतिक नागरिक धरने प्रदर्शनों में और किसान आंदोलन में लगातार 1.5 साल रहा है। अभी किसान आंदोलन की मेरी कई बड़े किसान नेताओं की तरफ से वीडियो वायरल की जा रही है, उस टाइम की मेरी वीडियो। अच्छा, उस वक्त की वीडियो अब वायरल हो रही है? हाँ, वायरल की जा रही है वो, कि किसी को लगता है कि मैं बोल ही रहा हूँ। तो मैंने 1.5 साल की टिकरी बॉर्डर पे लगातार अपनी भूमिका निभाई थी। तो कई बार मैं डिटेन भी हुआ, जैसे हम रेल रोकने जाते थे, ट्रेन रोकने जाते थे, कई बार कलेक्टर का घेराव करने जाते थे, कई दफ़ा हम कुछ अलग अलग मूवमेंट एक्टिविटी करते थे तो डिटेन होते थे। और डिटेन का मतलब ये होता है कि हम पुलिस की कस्टडी में आ जाते हैं कुछ समय के लिए, और अगर हम पुलिस थाने के अंदर चले गए किसी कमरे के तहत, तो हम दुनिया से कट जाते हैं, अपने अधिकारों से कट जाते हैं। फिर वो उस टाइम हम पुलिस की जांच का भी सामना करते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो जब आप डिटेन हुए किसान आंदोलन में या दूसरी मरतबा, तो बाहर से किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, किन लोगों ने छुड़ाने की कोशिश की? नहीं, तो उस टाइम जैसे कि किसान नेता हमारे साथ रहते थे, अलग अलग उनका अलग अलग संगठन के लेते हैं, उनका नाम लेना। मतलब उनको पता रहता था कि इरफान डिटेन हुआ है? हाँ, नहीं, हम और भी लोग डिटेन होते थे ना, ये मैं अकेला नहीं होता था। जैसे कहीं हम गए तो 20, 50, 100 लोग हैं, तो उस तरीके से डिटेन होते थे। तो पुलिस ने कभी आप पर लाठी चार्ज किया? ये तो कई बार हुआ है, ये इस 15 सालों के सफ़र में जंतर मंतर पे ही कई बार हुआ है। कितनी बार हुआ होगा? मतलब 5-7 बार तो जंतर मंतर पे ये धक्का मुक्की अलग अलग तरीके से। अभी कितनी? 20 तारीख को भी पीटा मैं। 20 तारीख को तो मेरे को ये दिल्ली में। कहाँ पर, कैसे हुआ था बताइए? जैसे कि मैं बिल्कुल फ्रंट लाइन का कार्य करता हूँ, फ्रंट पे रहता है, पीछे नहीं रहता है? पीछे नहीं, फ्रंट पे। अभिजीत दीपके ने फ्रंट में रखा था या खुद से रहता? खुद से। मैं तो मंच के आसपास भी नहीं जाता था, दीपके खुद बता देंगे। अच्छा, हाँ, दीपके खुद जानते हैं आपको? शायद नहीं जानते होंगे मुझे, अब जान गए होंगे। क्योंकि दीपके से मैं मिला ही नहीं इतने दिनों में। तो एक बार भी दिल नहीं क्या कि दीपके लीड कर रहा है, ककरोच जनता पार्टी का वो फाउंडर है? नहीं, मैं गया नहीं। करके मिले? एक दिन में मेरे को एक शायरी पढ़नी थी, नीरज की। तो मैं मंच पे अपना नाम लिखवा के गया, तो बहुत सारे नाम थे, तो बोले नहीं आप जाइए। तो मुझे जो मंच संचालक था उन्होंने कहा इस आंदोलन के सबसे वायरल चर्चित चेहरे मोहम्मद इरफान, तो दीप के मौजूद थे। तो मैंने वो शायरी पढ़ी और आ गया। बस वो लम्हा था जब मैं मंच पे गया था, वरना तो मैं मंच के आसपास भी नहीं गया था। जुनैद भाई भी बता देंगे इस बात को, कभी जुनैद मिले ना। हाँ। तो जुनैद भाई से पूछ लेना कि यार इरफान मंच के आसपास था। हम तो मिले जुनैद से, आप पूछ रहे? मैं खाना लेता था उनसे। बात करते थे? बातचीत नहीं। नहीं। और अब हुई है इन दिनों? नहीं।
नहीं हुई। आप मैं खाना बराबर लेता था, तो चेहरे से तो जानते ही हैं, लेकिन प्रोटेस्ट को लेके, किसी चीज़ को लेके, किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत क्योंकि इन दिनों आप भी मीडिया में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जुनैद जी भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं मीडिया में। हाँ, तो हमारी आंदोलन के टाइम पे हमारी बातचीत नहीं, क्योंकि वो खाना बांटने की मतलब सोच के साथ आंदोलन में, लोगों की मदद के साथ आंदोलन में जुड़े थे, और मैं अपने शब्दों के साथ आंदोलन में जुड़ा था, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। अच्छा जुनैद, ये क्या नाम है, इरफान माफ कीजिएगा, है ना, आप आंदोलन में कंटिन्यू रहे, हम लोग भी बाहर से गए, कवर करके आ गए, तो आंदोलन की कुछ वो बातें बताइए जो अब तक बाहर नहीं आ सकी। क्या कुछ चल रहा था वहाँ पर रात को, दिन में, सुबह के 4 बजे? मेरे से 3 लड़कियां और एक वरिष्ठ आदमी कह लीजिए, वो मेरे पास आलती पालती मार के बैठे, कहने यही सवाल उन्होंने पूछा कि आंदोलन चल कैसे रहा है। अच्छा, आपके नज़रिए से, क्योंकि आप तो कहते हैं कि आपने पीछे से बहुत आंदोलन देखे हैं, करे हैं, तो मेरा फिर वही सवाल कि मेरे लिए भी ये आंदोलन बड़ा अजीब था, क्योंकि मैंने ऐसे शब्दों के साथ सामना नहीं किया था, मैंने इतना खुलापन नहीं देखा था। आपसे मैं ये सब बातें कैसे करूँ, या देश या आपके समर्थकों से कैसे करूँ, नहीं होती, बड़ी मुश्किल थी। मतलब उनके स्लोगन भी ऐसे थे कि उसकी चर्चा नहीं की जा सकती, उनके डायलॉग्स ऐसे थे, और वहाँ का जो भोजन था वो पिज़्ज़ा बर्गर था। पिज़्ज़ा बर्गर वो आंदोलन भी नौजवानों का था, और 80% देखो समृद्ध घर से लोग आते हैं, जो नीट और IIT के या JEE के या अच्छी फैमिली से आते हैं, आपको मालूम है, या हायर एजुकेशन में वहाँ तक की तो सोच भी नहीं रखता गरीब का बच्चा या गरीब परिवार कि वहाँ तक जाए, है ना। बहुत कम ही बच्चे, मतलब नंबरों में भी नहीं आएंगे उतने कम, तो वो उन लोगों का आंदोलन था। और आंदोलन को सपोर्ट बिल्कुल पिज़्ज़ा और बर्गर के साथ, डोमिनोज और मैकडोनल्ड के साथ हो रहा था। और आंदोलन में ये नहीं कि सब वेज ही आ रहा था, अंडे भी आ रहे थे और नॉन वेज बर्गर भी आ रहे थे, बिरयानी भी आ रही थी। हाँ, बिरयानी भी आ रही थी, मतलब। और इतनी बड़ी भीड़ में सबसे बड़ी बात, अल्लाह का इतना बड़ा करम रहा, इतनी बड़ी भीड़ में किसी को जद्दोजहद नहीं, खाना जो जहाँ है वो उसे वहीं मिला था, क्योंकि ऑर्डर ही इतने हो रहे थे, 4 लाखों में भीड़ है तो हज़ारों में ऑर्डर हो रहे थे, किसी को कोई कमी नहीं। पालिका की तरफ है तो पालिका से ऑर्डर धनाधन हो रहे, तीनों तरफ से, इधर की तरफ है तो इधर से ऑर्डर आ रहे धनाधन, यानी ऑर्डर की कोई कमी नहीं थी। जोमेटो और स्विगी वाले लगे पड़े थे। हाँ, तो इसी खाने को लेकर जुनैद साहब के ऊपर तो पुलिस भी चली गई है, तो आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, जुनैद साहब गाजियाबाद में, मैं जुनैद साहब की एक बात बताता हूँ, मैं खड़ा था, वो CNN को दे रहे थे, USA का न्यूज़ चैनल है इंटरनेशनल, वो CNN को इंटरव्यू दे रहे थे, तो इंटरव्यू देते समय वो बात कर रहे थे कि न्याय होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए, तो उनके बगल में वो नॉन मुस्लिम भाई थे, तो वो बार बार यूँ कह रहे थे, नहीं यूपी का नाम है, गाजियाबाद का नाम ना ले, मतलब वो जहाँ से आते हैं, बोले कि नहीं, वो पूछ रहे थे ना कि भाई आप कहाँ, पीछे से कहाँ से हो, तो वो कह रहे थे नहीं यहीं से, बस इतनी बात करो, वो डिफेंड कर रहे थे कि नहीं चाह रहे थे कि तुम ये बताओ कि यूपी के गाजियाबाद से हो, क्यों ऐसा क्यों लग रहा था? मतलब वो बंदे, उनको वो जो नॉन मुस्लिम थे साथ में, वो जुनैद भाई ये वीडियो देखेंगे तो समझ आए, वो चाह रहे थे कि ये चीज़ें अच्छी नहीं, मतलब आज का माहौल यूपी का जो है इस तरीके का, वो समझ रहे थे कि ठीक नहीं होगा, मतलब योगी की पुलिस उनको परेशान करेगी, कहीं परेशान पता चलेगा कि बंदा गाजियाबाद का है, इनकी लोकेशन के बारे में यही। हाँ, इस तरीके की सोच। वो गाजियाबाद में वो नॉन मुस्लिम थे और जुनैद को बहुत प्यार करते हैं, और वो हम सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो चाहते थे कि नहीं, तो उन्होंने फिर बताया कि हम यहाँ के नहीं, हम तो USA में चलेगी खबर जो बोलना है बोलो, है ना। सही से। और कभी भी तुम आप देखिएगा कि कैमरे तो आपका भी चल रहे हैं, सब पकड़ रहे हैं, लेकिन ये CNN वाले होते हैं, इनका कैमरा पकड़ने का तरीका बहुत अलग होता है, और ये बहुत अजीब तरीके से, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ मतलब कुछ अलग ही है, मतलब बिल्कुल ही कैमरे की तरफ आकर्षित होके और पूरी तरह ज़ूम इन कर दिया, पता नहीं किस तरीके से, मतलब बंदे पे हेवी हो जाता है कैमरा, और बिल्कुल नज़दीक से, और उनका एक माइक भी बड़ा अजीब सा रहता है, तो उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। आपसे कभी CNN ने या किसी इंटरनेशनल मीडिया ने बातचीत की? हाँ, मुझसे CNN ने करी थी, उसमें जो इंडियन एयरलाइंस का एक में महारैली हुई थी रामलीला मैदान में, उस टाइम
अच्छा, अभी सीजेपी प्रोटेस्ट में? सीजेपी प्रोटेस्ट में नहीं। तो आपकी ख्वाहिश है कि किसी इंटरनेशनल मीडिया में? मैं वहाँ क्या करूँगा जाके? वहाँ के मैं क्या बोलूँगा उनसे? मेरे अपने मुद्दे हैं। यूएसए के लोगों को तो सारे लोग तो यहीं के मुद्दे बोल रहे हैं। जुनैद में तो यहीं के मुद्दे बताया ना। देखिए, ऐसा थोड़ी ना उसने कहा कि मैं अमेरिका ट्रम्प को नहीं चाहता हूं कि सदर ना बने। हम दुनिया में तमाम जिंदा कहता हम अगर हम एक प्रदर्शनकारी हैं और हम दुनिया के तमाम लोगों से चाहेंगे कि अगर हम पे अन्याय हो तो हमारी हक में बोलिए, बात सुनिए। तो ऐसी हम पूरी दुनिया के तमाम एक्टिविस्ट जो गांधीवादी तरीके से अपने लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैंने महरम बलोच जो पाकिस्तान की एक अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी एक मामले को लेके, तो मैंने उनके लिए न्याय के लिए जब बात करी कि वो उन पर एक जुल्म है, तो उनको वो हिस्सा काट के बलोच एक्टिविस्टों ने यूनाइटेड नेशन में लगाया। अच्छा, हम बहुत आगे बढ़ गए। कोई सवाल कर रहे थे? हाँ, मैं पूछ रही थी, ये बताइए जब से राहुल गांधी आपके घर आए हैं तो ज़िंदगी कितनी बदल गई है आपकी? देखिए, राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े लीडर हैं और उनके करोड़ों समर्थक हैं, और जाहिर सी बात है कि वो आएंगे तो करोड़ों समर्थकों का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। तो ज़िंदगी बदली क्या? पहले मैं माइक के पीछे भागता था, भाई मेरी सुन लो। अब पत्रकार कहते हैं बोलिए जो बोलना है। अब माइक आपके पीछे भागता कि पत्रकार कहते हैं बोलिए जो बोलना है। पहले मैं कहता था भाई मेरी सुन लो। उस दिन मैं आपके पत्रकार को जब ये भी थे कि ज़बरदस्ती, अरे भाई मैं भी सेलिब्रिटी हूँ, ऐसे मजाक में। हाँ। इस तरीके से नहीं, अरे पता नहीं मैंने ललन टॉप पे वीडियो बनाया, मुझसे बात करो, है ना। मिलत टाइम्स में आपके एंकर से मैं ऐसे मजाक कर रहे थे, मतलब एक धरना प्रदर्शन है तो हंसी मजाक भी होनी चाहिए, खाली बोल। तो आप इंटरव्यू नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे? हाँ, वो मुझे थोड़ा इग्नोर कर रहे थे। मैंने कहा नहीं तुम्हें पता नहीं है मेरी वीडियो वायरल हुई, ऐसी मजाकी अंदाज में। मेरा मकसद ये रहता है कि मैं हर एक जिम्मेदार एक अच्छे चैनल पे, जहाँ पे एक ऐसे दर्शक हैं जो देश को, दुनिया को, लोगों को समझते हैं, वहाँ तक अपनी बात पहुँचाऊँ। इंडिया टुडे आज तक आपका बहुत ज़्यादा इंटरव्यू कर रहा है, तो अंजना ओम कश्यप ने कोशिश की आपसे बात करने की? नहीं, उन्होंने कोशिश नहीं करी मुझसे बात करने की। हाँ। और करती तो वो मुझसे क्या पूछती हैं, उनके पास क्या सवाल थे? आप श्रमिक समाज से आते हैं और आप क्या कह रहे हैं कि हर मिनट 3 लोगों की जान जा रही है, वो नहीं बोल पाएंगी ये बात। मैंने कहा ना राजदीप सरदेसाई के सामने, अगर आप मिलते तो उनसे तो क्या सवाल करते? मैं कहता कि 1,70,746 मौतें हुई हैं, हर मिनट 8 दिन 466। अंजना बोलेंगी? ये नहीं बोलेंगी, ये देश की सच्चाई है। तो इंडिया टुडे में लगातार आप जा रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहता हूं कि अंजना ओम कश्यप को इंटरव्यू दूं? हाँ। देश के मुद्दे उनके जरिए, हल्ला बोल के जरिए पूरे देश तक पहुंचाऊं। आप मेरे से संपर्क करेंगे इंडिया टुडे वाले कि भैया आ जाइए इरफान जी, तो मैं कहूँगा आप, मेरी ख्वाहिश है, मैंने आपके सभी पत्रकारों से बात कर ली है, आप मेरी अंजना दीदी से बात कराइए। अब तक किन किन पत्रकारों से बातचीत हुई इंडिया टुडे में आपकी? सभी थे, मतलब राजदीप सरदेसाई से बात कर लिए हैं, और उनके अलग अलग, मैं उनके नाम भी नहीं जानता। देखो, मैं जो चर्चित चेहरे हैं जिनको गोदी मीडिया का चेहरा गया, तो उनमें से किसी से नहीं हुई अभी तक बातचीत? नहीं। और मैं, अगर वो मुझसे बोलेंगे तो मैं आपको वादा करता, मैं उनसे बोलूंगा कि हाँ भाई मेरी अंजना जी से बात कराइए। जंतर मंतर पर एक दिन मैंने भी आपका इंटरव्यू किया था, याद है आपको? हाँ, मैंने वो तो आपने किया था, आपने मुझे इग्नोर नहीं किया था। भैया देखिए क्या है, कई दफ़ा हम आंदोलनों में रहते हैं ना, थोड़ी चंचलता भी होनी चाहिए। एक कविता उस दिन आपने सुनाई थी, मैं चाहता हूँ कविता सुनाई। कौन सी? उस दिन जंतर मंतर पे कोई कविता आपने आखिर में पढ़ी थी, कोई और आ गया था बात करने, फिर आप बीच में बोले कविता रह गई, वो भी मैं सुनाऊंगा। अब मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत सारी कविता, लेकिन वर्तमान की कविता है कि गुर्बत और गरीबी है, और जिस तरीके से देश के अंदर अलग तरह की राजनीति और मुद्दों से भटकाया जा रहा है, तो इस पे अदम गोंडवी की बहुत खूबसूरत लाइन है कि जो ढलोजी ना कर सका ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन तो दो हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। जो ढलोजी ना कर सका ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन तो दो हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर चीज़ों के बाजारों में दुगने दाम कर देंगे। बहुत अच्छा। और देखिए, हम एक इंसान होने के नाते हम चाहेंगे एक साफ़ सुथरा समाज हो, जहाँ इंसान इंसान से इसलिए घृणा ना करे कि अलग अलग धर्म और जाति समुदाय से आते हैं। हमारी अपनी एक पहचान है, हम इस मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, और हम सब इस देश का हित चाहते हैं, लोगों का हित चाहते हैं, पर्यावरण का हित चाहते हैं, प्रगति, पेड़ पौधे जंगलों का हित चाहते हैं, नदियों का हित चाहते हैं, सबका बेहतर चाहते हैं, खाली इंसानों का नहीं। अच्छा इरफान, ये बताइए, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ, आपने कहा सब लोगों का उसमें सपोर्ट था, कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जब प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ है तो जुनैद को पुलिस ने डिटेन किया, उनके घर वालों को परेशान किया,
असम, वेस्ट बंगाल, बिहार वगैरह से खबर आई, वहाँ एक कम्युनिटी को ज़्यादा टारगेट किया मैं गया, जानता हूँ। मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार किया गया, अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो ये सरकार जो है ना, मैं बार बार कहता हूँ, हमें गांधी और अंबेडकर की सोच का भारत चाहिए, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल की सोच का भारत चाहिए, हमें ज्योतिबा फूले की सोच का भारत चाहिए, राजा राम मोहन राय की सोच का भारत चाहिए, हमें गोडसे की सोच का भारत नहीं चाहिए, हमें डिवाइडेड रूल वाला भारत नहीं चाहिए। ये जो हो रहा है देश में, ये सत्ता हित में हो रहा है, देश हित में नहीं हो रहा, लोगों के हित में नहीं हो रहा। अब इस देश की जनता तय करें। हम बार बार कह रहे हैं कि हम सब अपनी मेहनत का वाजिब पैसा भी नहीं ले पा रहे हैं और हमारे को अलग चीज़ों में उलझा रखा है। तो मेरा फोकस इसी चीज़ पे तो है कि हम अपनी मेहनत का वाजिब पैसा हमें मिलेगा तो हम अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर पाएंगे। धर्म मेरा निजी विषय है। बिल्कुल, मैं सब कहता हूँ, मैं जय श्री कृष्णा भी कहता हूँ, हम सब कहते हैं। हम एक इंसान होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मेरे सामने बैठे एक शख्स की पूजा पद्धति, धर्म, नेम, धर्म और मान्यता है, उसका मानना जीना, उसका मैं सम्मान करूं, क्योंकि वो मेरा मित्र है। हमारा साथ एक साथ रहना सेना है। एक समाज के नाते हमारा रिश्ते हैं, देश के नाते हमारे अपने रिश्ते हैं। तो ये एक सामाजिक बंधन है, ये पॉलिटिकली बंधन नहीं है। इसे पॉलिटिकली बनाया जा रहा है, बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। अनेकता में भी अनेकता में ही एकता है। हम मोतियों के सूर की तरह संविधान में बंधे हुए हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, ये देश हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है। हम जैसे लोग जो बोल रहे हैं इतना आसान नहीं है। हम तो यूँ बोल रहे हैं कि भैया हम तो गम और धूप खाए हुए लोग हैं, धुतकार और अपमान खाए हुए लोग हैं, थोड़ा और खा लेंगे। तब क्या लगता है हमारा देश भारत इस वक्त कहाँ जा रहा है, किस रुख पे जा रहा है? अभी तो हम पीछे जा रहे हैं। हालात हैं? अभी तो हम पीछे जा रहे हैं। अभी हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। जो ये 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जो बार बार ये जिक्र करता है कि 5 ट्रिलियन हो जाएगी, 5 ट्रिलियन हो जाएगी, कहते हैं ना, पूरी सरकार इस पे जोर देती है। आप मिल्लत टाइम्स चलाते हैं, मिल्लत टाइम्स से जो आर्थिक जो चीज़ें हो रही हैं उसका बदलाव पूरे परिवार पे दिखता है। अगर देश बेहतर कर रहा है, दौड़ती अर्थव्यवस्था है, दुनिया को दिख रही है, लेकिन देश की बड़ी आबादी बेहतर नहीं कर रही है। उनका जीवन आज भी अमान्य है, नरकीय है। ऐसी तरक्की का क्या फ़ायदा? अरे लोग बेहतर करेंगे तो देश बेहतर हो। तो आपको लगता है कौन सी सरकार आएगी तो देश बेहतर होगा? सरकार नहीं, सोच, अच्छी सोच वाला नेता चाहिए भाई। तो कौन है अच्छी सोच? आपको लगता है कि ये हर गली मोहल्ले में एक छोटे छोटे मुद्दे को नेशनल मुद्दा बना देते हैं? अब 2 लोग जहाँ रहते हैं, वो चाहे बेशक अलग अलग धर्म जाति समुदाय से हैं, उनमें प्यार है तो झगड़ा भी होगा। सगे मियाँ बीवी लड़ते हैं, भाई बहन लड़ते हैं, तो वो नहीं लड़ेंगे। कौन है वो नेता, कौन है अच्छी सोच वाला? मैं क्या कह रहा हूँ, जो छोटी छोटी विवादों को लेके पूरे नेशनल मीडिया पे खबर चला देते हैं, देश में मतलब नफरत पैदा कर देते हैं, लोगों को लोगों से दूर कर देते हैं। दिल्ली पुलिस की, पूरे देश की पुलिस की क्राइम की एक लिस्ट निकाल लीजिए, कितनी मौतें कैसे हुई हैं। क्या उसमें रिलीजन या धर्म ढूंढा जा सकता है क्या? क्राइम की अपनी एक सूरत होती है, क्राइम होता है, वो जगह और धर्म नहीं देखता। हाँ जी, आज के वक्त में क्राइम जगह क्राइम है, बिल्कुल क्राइम जगह और धर्म नहीं देखता। आज के वक्त में जो मौजूदा दौर है उसमें कौन सा नेता आपको लगता है कि देश को चलाने लायक है? देखिए, हमें नेता तो देखो चुनना पड़ेगा बाजी। लोकतंत्र में नेता तो चुनना पड़ेगा, लेकिन हमें एक ऐसी सोच को चुनना पड़ेगा जो एक उदारवादी सोच रखता हो, समाज में साफ सुथरे से नज़रिए से देखता हो और समाज को एकजुट करने की पूरी कोशिश करता हो। पार्टी नहीं, व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर रात को 2 बजे वो निर्धन मरीजों से बात करता है तो उस देश की बड़ी मेहनत का सबादी गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूर हो, रेडी पटरी वाला हो, ऑटो ड्राइवर हो, वो सब उस पर देखते हैं कि वो महसूस कर रहा है। वो अस्पताल जाता है, अलग अलग मजदूरों से, श्रमिकों से मिलता है। कौन है वो नेता? मैं सुनिए ना। और भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी, छल कपट, पैसा, धन, बल लगा दिया ये बताने में कि इसे कुछ पता ही नहीं है, ये पागल है, ये बददिमाग है। किस लिए? उसे इसलिए क्योंकि वो गांधी परिवार में जन्मा है, वो प्रियंका का भाई है, राजीव सोनिया का लड़का है, इंदिरा जी के घर से आता है, इसलिए उसको बदनाम करने की पूरी कोशिश कर दी, पूरा झोंक दिया। लेकिन वो बहुत शिक्षित है, समझदार है और बहुत महान और पवित्र आत्मा का व्यक्ति है। उसने विष पिया है अपमान का, उसे बहुत कुछ, इतनी ताकत हम में नहीं थी।
कि हम बर्दाश्त कर ले, शायद हम गुस्सा होकर ईंट मारने लगते कि वो पागल बना रहे हो, लेकिन उसने उसमें सहनशीलता है, उसमें अहिंसा का के सारे गुण है। वो संविधान के मूल्यों से बात करना चाहता है, उसके दायित्व के साथ लड़ना चाहता है। और वो इसलिए मैं ये बात नहीं कर रहा कि मैं इसलिए बह नहीं रहा हूँ कि वो मुझसे मिले हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे ही व्यक्ति समाज को लीड करने चाहिए जो पूरी तरीके से मतलब ऐसी ताकतों से, मतलब कहना एक शैतानी ताकतों से लड़े हो, उनको झेला हो, खुरापाती ताकतों से, शैतानी ताकतों से वो लड़े हैं भाई पिछले 10-12 साल में। और मैं चाहता हूँ कि इस देश को, मैं क्या चाहता हूँ, पूरा देश चाहता है कि उस देश के प्रधानमंत्री बने श्री राहुल गांधी। इतनी लंबी चौड़ी तमीद है ना राहुल गांधी के लिए, मुलाकात करने हैं इस वजह से। नहीं, मैंने उन्हें कहा है कि आप हम यहाँ से वादा खिलाफी करेंगे तो हम आपके खिलाफ सड़कों पे आ जाएंगे। आपको नहीं लगता कि उन्होंने बहुत कुछ सहा है? कह दो अपनी आत्मा में घुस के, आपको नहीं लगता उन्होंने बहुत कुछ सहा है? नहीं लगता? कैसे पत्रकार हो यार, सच भी नहीं बोल रहे। नहीं तो राहुल गांधी कुछ गलत करेंगे तो उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे आप? बिल्कुल, उनको मुंह पे बोला है कि अपनी असहमति रखेंगे और आपके खिलाफ सड़कों पे आ जाएंगे। आपका इरादा है उनकी पार्टी से जुड़ने का ऑफिशियल? ऐसा कुछ नहीं है भाई, अभी ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से है और भविष्य की कोख में क्या पड़ रहा है क्या पता, ये तो वक्त बताएगा। राहुल गांधी के भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, खासतौर पर पिछले दिनों जब राहुल गांधी को ईडी वाला ने डिटेन किया था या उनकी पूछताछ हो रही थी, तो कांग्रेस का जो वर्कर है, यूथ कांग्रेस ने बहुत प्रोटेस्ट किया, उन पर भी पुलिस ने लाठियाँ चलाई थी। 1.5-2 साल पहले की बात है। तो उन सब प्रोटेस्ट को कभी आपने ज्वाइन किया? लाठियाँ खाई राहुल गांधी के लिए कि नहीं आपने? मैंने उनके उस प्रोटेस्ट पे, जो उन्हें लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया था, तो जंतर मंतर पे NSY का प्रोटेस्ट था, उसमें दिल्ली पुलिस के साथ बड़ी धक्का मुक्की हुई थी, उस प्रोटेस्ट में मैं था। भारत जोड़ो यात्रा में थे? भारत जोड़ो यात्रा में था। उसमें मिले थे आप राहुल गांधी से? नहीं मिल पाए। कितने दिन रहे, क्यों गए थे भारत जोड़ो यात्रा में? भारत जोड़ो यात्रा में मैंने बताया उस टाइम, भाई देखो मैं उस व्यक्ति के, मतलब उस व्यक्ति ने बहुत कुछ सहा है, मैं उसकी तरफ हमेशा एक सोच था कि हाँ भाई ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब पहले से राहुल गांधी के लिए आपकी मोहब्बत रही है तो राहुल गांधी भी आपसे मिले? अच्छा, मतलब दोनों तरफ से दिल मिले? हाँ, उसको महसूस किया है, उसे समझा है, ऐसी तड़प, ऐसी बेचैनी और इतना हर चीज़ में कुछ उन्होंने बोला भी नहीं, उसको मतलब होठ खोले नहीं, पहले प्रोपेगेंडा चल गया। मतलब उन पे इतनी नजर, मतलब होठ खोले नहीं, प्रोपेगेंडा चल गया। अच्छा, ऐसा क्या आपने राहुल गांधी के लिए बोला? मतलब वो विदेश चले गए तो वो भी प्रोपेगेंडे में आ गया, वो बंदा बड़ा परेशान, में करूँ क्या? अच्छा, राहुल गांधी वो लोकसभा में थोड़ा सा ऐसे करके बैठे हैं तो बोले सो रहे हैं। मतलब इतने बड़े स्तर पर उनको लोगों के सामने, देश के सामने गुमराह करने की कोशिश करी गई। इरफान, आपने शादी अभी तक नहीं की है, क्यों? बस देखिए, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ शादी ना करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन मेरा झुकाव हर तरफ है, तो मैंने चलिए शादी नहीं करी तो नहीं करी, और आगे अभी तो किसकी तरफ आपका झुकाव है? संघ की तरफ है? RSS के लोग शादी नहीं करते हैं? देखिए, संघ के मतलब आप देख लीजिए, आप पिछले दिनों एक बहुत बड़ी वारदात हुई। क्या? 10 भाई बहन में तीसरे नंबर के थे चंपत राय बंसल जी। कितने? तीसरे नंबर के। हाँ, और बिजनौर के एक छोटे से गांव से आते थे, और पढ़ लिख के, नगीने से वो आते थे, पढ़ लिख के जो है उन्होंने धामपुर में एक कॉलेज में उनको नौकरी भी मिल गई, और जवानी में झुकाव भी उनका संघ की तरफ हुआ। फिर लगा कि ये बहुत ईमानदार हैं, राष्ट्र समर्पण जीवन जिया और शादी ब्याह कुछ भी नहीं करी, और फिर देख लो, ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करी और सब कुछ चंगा दिख रहा है और बहुत ईमानदारी है। क्या चीज़, कितने बड़े एलिगेशन लगे, कितने बड़े आरोप लगे उनके ऊपर, राम मंदिर में चंदा चोरी का कितने बड़े आरोप लगे, और उस व्यक्ति पे जिसने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करी, और जो बहुत पढ़ा लिखा था, 18 महीने जेल काटी उन्होंने इमरजेंसी में, और कहा कि पुलिस वालों को कहा रुक जाइए भैया, एक मेरा जो है ये 1 घंटे का मेरी पढ़ाई है, बच्चों को पढ़ा देता हूँ इसे, फिर मुझे लेके जाना। इतना समर्पण भाव, पढ़ा लिए, पुलिस वाले बोले चलो, फिर 18 महीने जेल में रहे। फिर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े, फैजाबाद और अयोध्या जी की गली गलियों में गए, देश भर में अलग अलग गए, फिर उनको ही संचालन पूरा सौंप दिया गया, और आज क्या चीज़ निकल के आई। इसीलिए
व्यक्ति का आचरण, उसकी आत्मा महान, उसकी सोच महान होती है। व्यक्ति शरीर से महान नहीं होता कि उसने शादी नहीं करी या नहीं करी, ये महत्व नहीं रखता। अभी मोदी जी हैं, शादी नहीं करी। नहीं, शादी की उन्होंने। अरे मतलब वो गोना नहीं किया उन्होंने, गोना तो नहीं किया उन्होंने, विदाई नहीं करी। हमारी माता यशोदा बहन को पूरी ज़िंदगी इन्होंने इसी तरीके से अकेले छोड़ दिया उन्होंने कि भैया आप रहिए और हम देश संभालेंगे। वो उन्होंने भी त्याग का जीवन अपनाया। उन्होंने भी। तो मोदी जी से इंस्पायर हो गए क्या? नहीं, मोदी से राहुल गांधी से नहीं, राहुल गांधी ने भी शादी नहीं की है। हमारा भी आंदोलनों की तरफ झुकाव था, समय निकल गया, पता नहीं चला कब निकल गया। कहने का मतलब यह है कि शादी ना करने का मतलब, ये जो बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भैया हमने, मोदी जी कह रहे हैं शादी नहीं करी, बहुत सारे समर्थक उनके कहते हैं किसके लिए करेगा, बहुत से लोगों के लिए करते हैं। अब तुम, आप और हम और देश की बड़ी आबादी के पास तो पारस पत्थर नहीं आया कि वो एशिया का अमीर आदमी बन गया। ये वो पैसा देश के, इस देश के। राहुल गांधी जब आए थे तो उन्होंने भी शादी नहीं कर रखी, आपने भी नहीं की। हाँ, तो प्रियंका दीदी ने मुझसे पूछा था क्या कि इरफान आप बोलिए, मेरी तो मानते नहीं कि राहुल जी शादी करें। अच्छा, प्रियंका भी आई थी मिलने, फोन पे बात करी। अच्छा, फोन पर बात राहुल गांधी ने कराई अपने नंबर से। हाँ, उन्होंने बोला कि आप बोलिए कि शादी कर ले भैया, शादी कर ले। तो आपने क्या बोला? मैं क्या बोलूं, मेरी भी नहीं हुई। नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं। वो एक बड़े राहुल जी से बताया ना आपने कि प्रियंका दीदी ऐसा ऐसा बोल रही है। ये तो बोला होगा उनसे। स्पीकर, स्पीकर पर ही था फोन। सब कुछ ठीक था। कुछ खिलाया पिलाया आपने राहुल गांधी को खुद से? नहीं, वो पैकिंग में जो उनको खिलाने पिलाने का, जैसे एसपीजी है ना, तो जो कोल्ड ड्रिंक पैकिंग थी वो दी थी। बाकी जो बड़े नेता हैं, सिक्योरिटी रीजन होता है ना उनके एसपीजी का मसला। आमतौर पे राहुल गांधी को हमने देखा ऑटो वालों के साथ खाना खाते हुए, वो चीजें सब चीज। मतलब राहुल जी पहले, मेरे पास आने से पहले पुलिस आई। अच्छा, सारी चीजें एक व्यवस्था से चलती है। बिल्कुल, 1 घंटे पहले सारी चीज़ें कि कहाँ रुकेंगे, कहाँ बैठेंगे, सारी चीज़ें होती हैं। तो पूरा मोहल्ला देखने आ गया होगा उस टाइम तक। किसी को पता नहीं चला था कि कौन हो रहा है। सबको लग रहा है कि धरने प्रदर्शन में बहुत बोला, आज पुलिस आ गई है पकड़ने। अच्छा, ये लग रहा था सबको कि पुलिस गिरफ्तार करने आई है। आज टंग गया है ये। आप क्या मोहल्ले के लोग फोटो वगैरह लेते हैं, सेल्फी नहीं, लेते हैं? देखिए, आंदोलन एक ऐसी जगह है कि आप आंदोलन से जुड़ेंगे तो जहाँ आप रहते हैं ना, लोग आपको पागल घोषित कर देंगे। ये भी कोई चीज़ है यार, खामे खा जाना, धरने प्रदर्शन में चोट पीट, जेल वेल हो जाए और आफत हो जाए और अपना कुछ नहीं यार। ये इन चीज़ों को समाज कभी समर्थन नहीं देता है। हम एक आम जगह से आने वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इरफान, एक सवाल है आपसे। अभी देश में जो मुसलमानों के हालात हैं, आप भी मुसलमान हैं, तो आने वाले वक्त में जब आप काम करेंगे या कुछ भी किसी भी आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, तो आप कोशिश करेंगे कि मुसलमानों के जो हालात है उसको बदलने की, ज़्यादा फोकस आपका उस पर रहेगा? मैं देखिए, कई दफ़ा ना नीम कड़वा होता है, पीना पड़ता है। मैं एक मुसलमान हूँ और मैं सलम से आता हूँ। मैं जहाँ से आता हूँ, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुसलमान भी वहीं से आते हैं, समझ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मुसलमान नौजवान बेहतर करें, लेकिन बेहतर करने के लिए हमें शिक्षा से जुड़ना पड़ेगा। मैंने पढ़ाई नहीं करी लेकिन जीवन को समझा तो है। आप पढ़े लिखे, मैं बार बार कहता हूँ, पढ़े लिखे पत्रकारों और छात्रों से बहुत कुछ सीखा है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से, वकीलों से, मजदूर किसान संगठनों से, छात्र, अलग अलग छात्र संगठनों से बहुत कुछ सीखा है। मोबाइल और यूट्यूब के ये मैं कितनी देर से बात कर रहा हूँ, कोई सब दोहरा तो नहीं रहा हूँ और कुछ ओल झुलूल तो नहीं बोल रहा हूँ। तो देखिए, पढ़ाई और महापुरुषों को समझना ही जीवन का, हम दुनिया का सामना कैसे करेंगे, उस लाइफ को कैसे सर्वाइव करेंगे जहाँ हमें 50 साल 60 साल जीना है। तो सरकार अपने स्तर पे करे और हमें भी अपने स्तर पे करना चाहिए। वही मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए, कि हमें आप कैसे काम करेंगे, आप मुसलमानों की तरफ ज़्यादा गौर करेंगे। हमें जो ज़मीनी स्तर पे जो है ना, ज़मीनी स्तर पे इस तरीके से, देखिए, मैं आपको ज़मीनी स्तर पे ये जो एक भ्रम पाल रखा है ना कि हमें नौकरियाँ तो मिलती नहीं, पढ़ेंगे किस लिए। पहले इस बात को हटाना कि भाई नौकरी के लिए नहीं पढ़ना, दुनिया को समझने के लिए भी हमें पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल, इस दुनिया का सामना करने के लिए भी हमें पढ़ना पड़ता है। ये कौन सी बात हो गई कि हमें नौकरी वोकरी मिलती नहीं? क्या आपके जामिया नहीं है, एमयू नहीं है क्या? यहाँ पे जो पढ़ने वाले सब बेरोजगारी रह जाते हैं। हायर एजुकेशन में देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं, तुम्हारा नाम रोशन करते हैं। डीएम, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। ऐसी मतलब कमी है हमारी तादाद, लेकिन बनते हैं ना भाई। तो इनका ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है, इनका ध्यान इधर की तरफ ही जाता। क्या में होगा, आप नॉर्मली बात कीजिएगा तो वो यही कह देगा कि नहीं कोई कारोबार या कोई काम सीख लेगा। काम सीखने पे बड़ा ध्यान रहता है कि जाओ भाई मैकेनिकल काम सीख लो, नाई का काम सीख लो, टेलर का काम। आप
इन चीज़ों पे कि जल्द। अच्छा इरफान ये बताइए, लेकिन एक बात कहूँ, 90 के बाद अभी जो नई पीढ़ी है मुसलमानों की, उसकी सोच में बहुत विस्तार हुआ है, उसकी फैमिली प्लानिंग में बहुत विस्तार हुआ है। हम 8 भाई बहन थे, और तरीके से देखोगे तो आज के मुसलमान बहुत उदारवादी सोच के हैं। जो नई पीढ़ी है वो उनके 2-3 बच्चे होते हैं, समझ रहे, और वो कोशिश भी करते हैं बेहतर करने की है। मेरा सवाल ही समझे, मतलब मैं बोल रही हूँ कि अगर आप आगे काम करेंगे तो क्या मुसलमानों की तरफ काम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मैं मुसलमान समाज चाहता हूँ, पहली जिम्मेदारी मेरी ये है कि मैं मुसलमानों के लिए काम करूँ। कुछ गलतियाँ मैं इंसान हूँ, हो जाती है, अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, आगे से नहीं होगी। जिसके लिए आपको मुझसे शिकायत है वो दोबारा चीज़ दोबारा नहीं बताइए। आपने तो बहुत सारे प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया, पुलिस की जो बर्बरियत है उसका आप सामना करते रहे। अभी स्टूडेंट्स का सबका प्रोटेस्ट था, किसानों का प्रोटेस्ट, शाहीन बाग प्रोटेस्ट, और भी बहुत सारे मुद्दे को लेकर के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट रहते। तो पुलिस का जो रवैया है किस प्रोटेस्ट के खिलाफ ज़्यादा सख्त रहता है? अभी लोग कह रहे थे कि अगर मुसलमान इस तरह प्रोटेस्ट करते, जंतर मंतर को ब्लॉक कर देते और मुसलमान लीड कर रहे होते तो फायरिंग हो जाती, मार दिया जाता। इस तरह नहीं होता, मतलब पुलिस की बर्बरियत और ज़्यादा बढ़ जाती। क्या लगता है आपको? इस देश में ये एक सच्चाई है, मुसलमान अगर सड़क पे आते हैं तो सरकार को ये ऐसा लगता है कि ये तो हमें गॉड गिफ्ट मिल गया। अगर मुसलमान अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे आ गए ना, तो मुसलमान सरकारों को ऐसा लगता है हमें ये गॉड गिफ्ट मिल गया। क्योंकि भीड़ में हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ आपकी यातनाएं बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं, कुछ जवाब देने की, जो जवाब देने की जो ताकत रखते हैं, उसके कारण जब वो आंदोलन की तस्वीर बदलती है, उसको बदनामी होती है, अब इस देश की दूसरी बड़ी अक्षर से सीधे जोड़ देते हैं और इस देश की बड़ी आबादी को ये बताने में कामयाब होने में कोशिश करते हैं कि ये देख लो ये ऐसे हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सच है, आप बड़े पत्रकार हैं, आप समझते हैं कि ये आंदोलन अगर खाली मुसलमानों का होता तो जंतर मंतर पर हमें बैठने भी ना दिया जाता। दिल्ली पुलिस का नज़रिया कुछ और होता, अलग तरीके का नज़रिया होता, जिस तरीके से आपको CNRC में दिखा था। एक लाइन से इन्होंने तो खाली एक ही बार बयान दिया था, हिंसात्मक था वो बयान, कि ये दहशतगर्दों की भी टीम है, दहशतगर्दों की भी टीम है, टुकड़े टुकड़े। ये तो एक डायरेक्ट दहशतगर्द नहीं कहा, बी टीम का। हाँ, कम से कम इतना भी ख्याल रखा इनका। मतलब उस टाइम तो मतलब ये मुसलमान होते तो सीधे कहते आतंकवादी है। वहां से जो नारे लग रहे थे ना, जो नारे लग रहे थे, जिस तरीके की वीडियो वायरल गई, अगर ये दूसरी आबादी का अगर नारा होता ना, पूरे देश में वायलेंस हो जाते। और किसी भी तरह हिंसा का हमें समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे आप खुलकर पुलिस के और सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं अभी, तो किसी तरीके का डर या दबाव आपको, या फिर ट्रोलर्स ट्रोल कर रहे हैं या धमकियाँ आ रही हो आपको? क्योंकि आमतौर पे तो आती है अगर कोई। तो मैंने कुछ ऐसी बात नहीं करी, हमने एक समाज से जुड़ी हुई बात करी है। जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है, सरकार के नेताओं का रवैया रहा है, देश की एक कम्युनिटी को लेके जो वो सोचते हैं, हम तो गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखते हैं। और हमने CNRC आंदोलन में भी गांधी का दामन पकड़ा, हमने कहीं हिंसा नहीं होने दी। जहाँ हिंसा हुई वो सीधे सीधे जो लोग जुड़े हुए थे, वो ये जुल्म की रात कितनी भी लंबी हो, एक दिन सवेरा निकलेगा और सब साफ होगा। सज्जन कुमार गए हुए हैं ना, तो हमेशा सत्ता आपको बचा नहीं सकती। बिल्कुल, आज वो दौर है जब गॉडसे की तारीफ सुनने को लोग तरस रहे हैं, हालांकि गांधी की तारीफ होनी चाहिए। देखिए, गांधी महान है। गांधी कहते हैं भूखे रह के आप हिटलर को झुका सकते हैं, मार खा के आप झुका सकते हैं, मारिए मत। आप पोएम, कविताएं, रचनाएं, विचारों से झुका सकते हैं। तो गांधी महान है। बड़ी बड़ी ताकत को ये बापू पतला दुबला सा, हल्की से चश्मे वाला और आधे कपड़े आधे बदन कपड़े पहना हुआ व्यक्ति झुकाने की ताकत रखता है। उसकी सोच बहुत बड़ी थी। अभी आपने हिटलर का नाम लिया, जानते कौन था हिटलर? हाँ, हिटलर जर्मनी का एक नाजी हिटलर शायद नेता था, और उसने भी एक कुछों को अपना बनाने के लिए और कुछ के खिलाफ नफरत करी, और वो सोचा कि पूरी दुनिया पे हम हों, तो एक दिन उसका भी खात्मा ही हुआ। मिडिल ईस्ट की खबरों में, फ़लस्तीन की खबरों में दिलचस्पी रहती है आपकी, या इंडिया के पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है? आप बात कर सकते हैं, पूरी तरीके से दिलचस्पी रहती है। वो एक अलग दुनिया है, बहुत बहुत उन पे बड़ा, जिस तरीके का है ना कि पूरी दुनिया ने आँख बंद किया, जिस तरीके से ने इजराइल ने फ़िलिस्तीन में, और फ़िलिस्तीन में जो जुल्म किया उसके लिए खाली इजराइल जिम्मेदार नहीं है। अगर आप मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पे ध्यान देंगे तो वो हर
शख्स जिम्मेदार है जो इस जुल्म को होते हुए देख रहा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट के तमाम मुस्लिम देश क्यों ना हो, वो सब अल्लाह की बारगाह में एक दिन खड़े किए जाएंगे और पूछेंगे कि तुम तो रहनुमाई कर रहे थे कौम की, तुम तो रहनुमा थे, कैसे खुश। वहाँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ईमानदारी की बात है। ये राष्ट्र अरब देशों में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बेहतर डेमोक्रेसी। अरब देशों में जो ये जो किंग किंगडम में जो चलन है ना, ये मतलब ये लोगों के ही अधिकारों को मारा। वहाँ पे ऐसा देखिए, आप दुनिया को देखिए, कितनी बड़ी अजीब बात है कि सऊदी, अमेरिका सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ता है गौर से, और यमन में अमेरिका और सऊदी समर्थन करता है इस्लामिक स्टेट का, हूती के खिलाफ लड़ने के लिए। ये चीज़ें है ना, है तो एक अजीब सी दुनिया उलझन है वहाँ पे। इसीलिए हक की बात नहीं करते, वो अपनी कुर्सी की मतलब उन्हें लगता है कि हमारा राज ना चले जाए, मर जाए जितने लोग मरने। ईरान ने जो हक के लिए जो कीमत चुकाई है ना, शायद दुनिया में कोई देश अपनी ऐसी हिम्मत नहीं करता। उसकी सीमा नहीं लगती इजराइल से। बस वजह एक ही है कि आप जालिम हैं, और लोग ऐसी ऐसी तस्वीरें दुनिया के सामने आई, हम उसे नहीं देख सकते। इरफान, ये बताइए, फ़लस्तीन के लिए, इजराइल के ख़िलाफ़, गज़ा के लिए जंतर मंतर पर और मुल्क के कई इलाकों में प्रोटेस्ट हुए, तो आपने इस तरह के प्रोटेस्ट को कभी ज्वाइन किया है? मैंने जंतर मंतर पे वाम छात्र संगठनों की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ था, मैं उसमें था, फ़लस्तीन के। हाँ, मैं उस प्रोटेस्ट में था। और मैं सोशल मीडिया आईडी नहीं चलाता। सोशल मीडिया नहीं चलाते? नहीं। लेकिन कौन सा अकाउंट, मतलब कुछ भी नहीं चलाते? कुछ भी नहीं चलाता, ना इंस्टा, ना फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं, कुछ नहीं। फेसबुक वगैरह, ट्विटर नहीं, ये सब नहीं चलाता। यूट्यूब और गूगल। अच्छा, गूगल पे क्या करते हैं आप? गूगल पे अपनी जानकारी, मतलब कुछ चीज़ों में उलझता हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको सीरिया और यमन का मामला बताया, वो चीज़ें कि भाई क्या चल रहा है ये, तो ये मतलब ये सीरिया में लड़ते तो गूगल पर जाकर आप पढ़ते हैं? गूगल माइक पे बताता है, और पढ़ भी लेते हैं, हिंदी थोड़ी बहुत समझ। हिंदी पढ़ लेते हैं? कैसे हिंदी जानते हैं आप पढ़ना? आपने कहा अमन प्रथम आंगनवाड़ी थी हमारे यहाँ, उसके माध्यम से बचपन में थोड़ा बहुत सही था। लिखना बिल्कुल नहीं जानता। अभी आप कलम दीजिएगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार क्या गजब बात कर रहा है, मतलब क्या है, लिखना तो जानते नहीं है, पढ़ लेते हैं हिंदी। हाँ। और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स ना बड़ी जालिम पॉलिटिक्स है, बड़ी जालिम पॉलिटिक्स है। ये सारे के सारे जितने भी हैं अरब मुल्क हैं, कहते हैं कि जब आप सुख समृद्धि में जीने लगते हैं ना, तो आप कायर बन जाते हैं। क्रांतिकारी नहीं उनके यहाँ। गुर्बत आपको क्रांति सिखाती है। इनके पास मालो दौलत मतलब बहुत हो गया ना, तो ये डरते हैं मरने से, और ये मतलब कुछ हो ना। हमारे जो बहुत सारे नौजवान लड़के हैं, तो उनकी पहली ख्वाहिश होती है कि सऊदी अरब का, दुबई का वीज़ा मिल जाए, वहाँ जा कर के जॉब करना है, काम करना है। जो काम यहाँ वो करते हैं, यहाँ वो 10,000 रुपये कमाते महीने का, वहाँ जाके 40-50 रुपये कमा लेते हैं। तो आपके दिल में कभी ख्वाहिश पैदा हुई कि दुबई और सऊदी जा कर के काम करते हैं? नहीं। या आपके घर में किसी भाई? देखिए, जिस तरीके से मेरी सोच है, मैं आपको पता चल गया कि मैं पूरी तरह डिटेल में बताया कि शुरू से मैं धन्य पता सुनो में रहा। मेरी सोच इस तरीके से नहीं कि मैं कहीं देश से दूसरे देश में जाके, भाई जैसे भी है मैं इसी यहीं रहेंगे और सब कुछ यहीं करेंगे। और पागलपन की हर हद से गुजर गए धन्य प्रदर्शन में, और जो इस पागलपन में शामिल ना होगा वो हर शख्स मारा जाएगा। और चेगोरा की बात, चेगोरा कम्युनिस्ट क्रांतिकारी लीडर थे, वो कहते थे मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें भी देखी हैं, संघर्ष में वो इसलिए नहीं आते थे कहीं हम मारे ना जाए। तो जो इस पागलपन में शामिल ना होगा वो हर शख्स मारा जाएगा। इतनी सारी नॉलेज कहाँ से मिली आपको? बस में सफ़र गुजरा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पत्रकारों के साथ रहे हैं, ISIS-FI, AISF और NSY के कार्यकर्ता, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता, सोशलिस्ट, एक्टिविस्ट, पत्रकार, और 3 चीज़ों का रिश्ता बड़ा गहरा है, मालूम? कौन सी 3 चीज़? पत्रकार, पुलिस और प्रदर्शनकारी। ये एक सिक्के के 3 पहलू हैं, हम उसका हिस्सा हैं। तो बड़ी गहरी और फिलसफियाना बातें कर रहे हैं, मुझे भी सीखने को मिल रहा है इरफान से। ये 3 चीज़ें हमेशा एक साथ मिलेगी कभी भी जहाँ टकराव की स्थिति होगी। तो आप कब से प्रोटेस्ट में जा रहे थे, मीडिया को बैठ दे रहे थे? मैं कितने सालों अभी सारी चीज़ें मतलब मेरी तो पुरानी वीडियो भी निकाल के लोग वायरल कर रहे हैं, तो मैं बहुत हो रहा हूँ, 15 साल का ये सफ़र था। 15 साल का। और अब जा कर के आपको एक नेशनल, हाँ, मतलब अब जाके खुदा ने लोगों को, मैं मुझसे लोग बोल सकते हैं कि हाँ इरफान है, तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और क्रेडिट किसको देंगे आप इसका?
क्रेडिट देखिए क्रेडिट सबको दिया जाता है, और हकीकत में बात कहें तो हाँ सच बोलिए अब। रजत को जाता है। हाँ नाम ले सकते हैं किसी चैनल का, ऐसा नहीं कि हमारा चैनल है तो किसी का नाम नहीं ले सकते, किसी जर्नलिस्ट का जिसने क्या है उसको क्रेडिट जाना चाहिए। रजत पांडे जी हैं, रजत भैया, उन्होंने मुझे बोला कि बैठिए आपसे बात करनी है तसल्ली से। कैसे का मतलब जरा तफसील से बताइए। ऐसा था कि जंतर मंतर पे एक माहौल बन रहा था कि नेशनल मीडिया और वो इंडिया टुडे ग्रुप से आते, कुछ लोग तो समझते हैं कि हाँ इंडिया टुडे का उनसे मतलब अजीब तरीके से पेश आ रहे थे। तो मैं भीड़ में आके बोला नहीं नहीं नहीं, इनकी खबर तो मैं डेली देखता हूँ। अरे अच्छे पत्रकार हैं यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो। अब मैं लगातार आंदोलन में जोड़ा था तो सब मेरी तरफ देखने लगे, हाँ ठीक है ठीक है, आपने कह दिया तो सर्टिफिकेट हो गया। हाँ फिर थोड़ी बात वहाँ हुई, फिर रजत मेरे पास थोड़ी निकल के आया, बोलने लगे यार आपसे बाइट लेनी है। फिर हम दोनों बैठे, फिर वो ललन टॉप का माइक था तो मैंने अपनी बात को, उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया और किसी तरह की कटिंग पटिंग नहीं करी, जिस तरीके से मेरी पूरी वीडियो पूरी की पूरी ऐसी डाल दी। पहला मौका था ललन टॉप के साथ? पहला मौका ललन टॉप पे, मेरे 15 साल के सफर में पहला मौका था। कितने मिनट का वीडियो? 21 मिनट का, पूरा 21 मिनट आप बोलते हुए? हाँ 21 मिनट पूरा बोला, और ना कोई कटिंग ना कोई छटिन, वो जैसा था सीधा साधा ऐसे डाल दिया। अच्छा, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग, मतलब मेरा जो आगे का पीछे का भाग लगाया, लेकिन वीडियो पूरा ऐसी था। ये कब की बात है? 20 जुलाई से पहले या उसके बाद? नहीं 20 जुलाई के बाद की बात है ये, 20 जुलाई के बाद की बात है। 1-2 दिन में हुए होंगे, मैं बैग टांग के। उसके बाद फिर आप ललन टॉप के ऑफिस भी गए थे? ललन टॉप के नहीं, उसके पहले तो मैं कहते कि एक बार अगर किसी से पत्रकार से मुलाकात हो गई तो हो गए, दोबारा नहीं होता, ये नियम होता है कि ऐसा नहीं है कि आप ही खा सके आप ही। लेकिन वो बात वीडियो हुई, लोगों ने उस वीडियो को थोड़ा सा पसंद किया, फिर ये मेरे घर गए, फिर वो वीडियो को लोगों ने और ज़्यादा पसंद किया। फिर वो जो मेरी संविधान वाली वीडियो थी, वो जो सोनम वांगचू सर जो, उससे मैं बहुत गुस्से में था, ये कैसा किस तरीके का रवैया पुलिस का। फिर मैं एक बतौर मुसलमान जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर का जब नाम ले रहा और बता रहा कि पुलिस या डंडे और जूते से उस तरीके की बात, और ये मेरा मौलिक अधिकार है और संवैधानिक दायरे में रह के मैं अपनी ये बातें कर रहा था, तो वो वीडियो को लोगों ने सराहा। तो ये हो गए 3, फिर वो विदाई वाले दिन 5, फिर राहुल जी आए 6, फिर मैं 7वीं वीडियो उनके स्टूडियो में गया। तो 7 इंटरव्यू आपके हुए ललन टॉप पे, 7 इंटरव्यू। और जब मैं ललन टॉप पे गया तो उन्होंने बहुत प्यार और मान सम्मान दिया। खुदा की बारगाह में मैं उनका कर्जदार रहूँगा। और मैं पता है मेरी एक आदत है कि चाहे भीड़ 1000 हो या कितने भी लोग हो, या कितने भी बेचारे पढ़े लिखे हो, अगर मुझे सुनना चाहते तो मैं हिचक बोलता हूँ, बेहिचक बोलता हूँ, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति की कदर करता हूँ, उससे सीखता हूँ, और वही मेरे हीरो है। अच्छा इरफान, आप लेफ्ट स्टूडेंट विंग से जुड़े हुए हैं क्या शुरू से? आइसा, SFI, इनके साथ मैंने गुमनाम भारती की तरह खूब धरने दिए हैं। अच्छा, गुमनाम भारती, एक गुमनाम भारती की तरह, इनकी भीड़ में एक गुमनाम भारती की तरह खूब इनको साथ धरने दिए हैं। कभी आपको रिकग्नाइजेशन मिला इन लोगों के बीच में? नहीं, कोई पहचान नहीं मिली इनके बीच? नेहा पहचानती है आपको? नहीं, नेहा भी नहीं पहचानती। अच्छा, लेकिन नेहा को मैंने रामलीला मैदान में और कई जगह पे उनके पीछे खड़ा होकर नारे लगाए हैं। ठीक है, लेकिन आज सब पहचानते हैं आपको? नहीं सर, नेहा मुझे नहीं, अभी भी पहचानते हैं। अभी राहुल गांधी आकर मिले थे, उसके अलावा और किन नेताओं ने फ़ोन किया, मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की? कहाँ से प्रपोजल आया मिलने का? सभी जगह से। किस किस का नाम बताऊं? जैसे बताइए ना, कोई मसला जैसे नहीं। भाई इमरान प्रतापगढ़ी से मिला, और मोहिया मोहित्रा से मिला, TMC से मुलाकात हुई मोहित्रा से, और कई नेताओं से मिलने की बात है। मतलब इमरान भाई से मिलकर कैसा लगा, क्या कहा उन्होंने? सोचा था कि भाई जो बात चली थी कि अखिलेश भैया से भी मिलूंगा, और जल्दी कोशिश अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि वो एक देश के बड़े नेता हैं। मैं भी उनकी टीम आपको अप्रोच कर रही हो, आपका नंबर ना मिल रहा उनकी टीम से नहीं, जैसे उनकी छात्र नेता हैं इलाहाबाद से, उन्होंने मेरा नंबर लिया था किसी से, तो उन्होंने कहा था कि हम हो सके तो हम मिलेंगे एक साथ, भैया को लेके कहा था। और मिलना तो ये बड़े नेता हैं, और ये इनसे मिलना ज़रूरी है। तो आप जैसे इरफान जितने एक्टिविस्ट हैं, हर एक का इंस्टाग्राम फेसबुक पर अकाउंट है, सब वहाँ सेलिब्रिटी बन रहा है, आपने क्यों अकाउंट नहीं बनाया? आपकी वीडियो मिलियन में वायरल हो रही है, तो आप अपना अकाउंट क्यों नहीं बना रहे वहाँ? मैंने इसलिए नहीं बनाया, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता कि पर्सनली कोई आके मेरे अकाउंट पे मेरी मम्मी को, बहन को लेके कोई बात करे। ये चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगती। आपको मन में जो है बोलिए, आप ललन टॉप पे जाके बोलिए, ठीक है। लेकिन वो भी एक तरीका है कि आप अपनी बात एक वीडियो के ज़रिए रोज़ाना रख सकते हैं।
और बहुत सारे लोग आपको सुन सकते तो हैं। मैं आप आपकी हर रोज हर अब रोज आपकी बात का अमल करूंगा, मैं बना लूंगा। बिल्कुल बनाइए और अपनी बात ट्रोल होने से रखिए। डरते हैं आप, राइट विंग की गालियों से, ट्रोल होने से? मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, मैं अपने अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहता, सीधे रास्ते पे चलना चाहता हूँ। कोई पों पा करने लगे तो ठीक नहीं ना, लगता। टेंशन नहीं लेना चाहते नहीं, इस तरह नहीं, का अपनी बात मैं को अगर आगे देखिए, बढ़ाएं। अगर मैं इस देश से प्यार करता हूँ, हम सभी देश से प्यार करते हैं और हम सब अच्छा चाहते हैं। आप भी अपनी हिस्सेदारी इस देश को अच्छा करने में ही लगा रहे हैं। आपकी जानकारी से किसी का जीवन बेहतर ही होता है, समझ रहे हैं आप शिक्षा को क्रिटिसाइज नहीं करते, बढ़ावा देते हैं कि देखिए अगर हमें जीवन को बेहतर करना है तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा ही। और इस नज़रिए से नहीं कि अगर कुछ बनना होगा जीवन के, मतलब दिमाग का विस्तार हो गया तो बन भी जाएंगे, पहले स्टार्ट तो करेंगे, है ना। तो चीज़ें हैं और सब चाहते हैं। और बताइए, शेरो शायरी करें? हाँ करिए बिल्कुल। और आपको पसंद नहीं आएगी? नहीं, कीजिए कीजिए, क्यों नहीं पसंद? क्यों लगता है कि मुझे पसंद नहीं आएगी शेर व शायरी? चल नहीं, अहमद फराज साहब की शायरी जो मैंने आपकी बहुत ज़्यादा चल रही है कि काफिर हूँ सरफिरा हूँ, कि काफिर हूँ सरफिरा हूँ, मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। ए एहतराम ए हजरत ए इंसान, मेरा दीन बेदीन हो गया हूँ। इसी मिसरे की वजह से सोच रहे थे कि मुझे पसंद मैं नहीं। सभी दीनों को मानने लगा हूँ। दोबारा से पढ़िए ये शेर। काफिर हूँ सरफिरा हूँ, मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। ए एहतराम ए हजरत ए इंसान, मेरा दीन बेदीन हो गया हूँ, मैं सभी दीनों को मानने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं पूछने लगा हूँ सबब अपने कत्ल का, अब हद से बढ़ रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं ठीक सोचता हूँ या कोई हद है मेरे लिए, मैं साफ देखता हूँ, मुझे मार दीजिए। ये जुल्म है कि जुल्म को कहता साफ जुल्म, ये जुल्म है कि जुल्म को कहता साफ जुल्म, क्या जुल्म है, मुझे मार दीजिए। जिंदा रहा तो करता रहूँगा प्यार, साफ साफ कह रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। शायर कह रहा है मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता भाई, मार दीजिए। अजरफान, एक आखिरी सवाल। पॉलिटिकल लीडरों ने आपसे मुलाकात की, राहुल, बहुत सारे मुस्लिम रहनुमा है, मतलब मुस्लिम रहनुमा दो तरह के, एक पॉलिटिकल पार्टियों में है, दूसरे बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें हैं, जैसे जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, ऑल इंडिया मिली काउंसिल। तो इन तंजीमों के किसी लीडर का कॉल आया आपसे बातचीत करने के लिए, मुलाकात ऐसा है ना करने के कि लिए, अप्रिशिएट किया हो आपको? ऐसा है ना कि राहुल जी मिले, फिर मीडिया आई, फिर मैं लगातार बोलते रहा, तो एक बोलने की कैपेसिटी होती है। तो कुछ बातें समाज से जुड़ी हुई थी, तो मैं साफ़ सुथरे लहजे से ना बोल, मैं कुछ अच्छा ही सोच रहा था, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि कुछ अलग बोल रहा है, इसीलिए अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर मैं माफ़ी मांगता दोबारा। ऐसा क्या बोला? मेरा नज़रिया ये था कि देखिए, दुनिया की बात करनी होगी, साफ सुथरी बात थी कि दुनिया की बात करनी होगी, ये नहीं कि ज़मीन के नीचे और आसमान के ऊपर। वह हक है, मौत बारह के, एक दिन मरना है, लेकिन हमें दुनिया में जीना है, सरवाइव करना है। हम कैसे करेंगे? एक तरफा सोच से तुम दुनिया नहीं जी सकते। बिल्कुल, दुनिया जी सकते हैं बाजी आप, एक तरफा सोच से हम दुनिया, हमें सामने वाले को भी समझना पड़ेगा। जब भी हम बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन कर पाएंगे, एक दूसरे से मिल पाएंगे, जुड़ पाएंगे। अब जामिया में रह के तो हम जामिया में नहीं रह रहे ना, हमें और लोग जगह जाना पड़ेगा, तो हमें और जगह की चीज़ों को फेस करना पड़ेगा ना। तो उस तरीके को लेके मेरी बात थी कि हमें दुनिया को भी तवज्जो देनी पड़ेगी, और दुनिया को तवज्जो देने का अर्थ यह है कि हमें थोड़ा सा दुनिया के नज़रिए के हिसाब से कोशिश ये करनी पड़ेगी, हम दुनिया की चीज़ों को समझे, पढ़े लिखे। और मैं वहाँ से आता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं कहूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात किया, देखो अल्लाह ने आपको ठीक ठाक दिया, बच्चों को पढ़ाना है, और उस तरफ से वो मुझे कुछ बेवजह बेतुकी बातें सामने आई, तो वो सब बातें, मैं एक क्रांति से जुड़ा हुआ व्यक्ति, धरने प्रदर्शनों से, तो वो बातें मुझे हिट करती है। फिर मैं देखता हूँ उनका रुझान उधर की तरफ है, तो मैं कह देता हूँ। फिर ये वो लोग नहीं, इनमें बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा तबका है जो इस तरीके की सोच रखता है, तो मैं कह देता हूँ। आज मुझे मौका मिला तो मैं कह दिया, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये बुरी बात है, गलत बात है, तो फिर मैं माफ़ी मांग लेता, मैं दोबारा ये बातें नहीं कहूँगा। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि नहीं, कहते रहना चाहिए, पीछे क्या हटना। लेकिन कई चीज़ों के कई पहलू होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे मामलों पे नहीं बोलना चाहिए। नहीं, देखिए, एक्चुअली मैं एक बात यहाँ पर आपको समझाऊँ, इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि आप दुनिया की बात मत करो।
आखिरत भी ज़रूरी है, दुनिया भी ज़रूरी है। हमारे प्रोफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की है और इस्लाम में कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस करना चाहिए, दुनिया के तमाम मामलों में जाना चाहिए इस्लामी अक़दार के मुताबिक। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो दुनिया के तमाम सेक्शन में, ज़िंदगी के तमाम शोबों में इंसान की रहनुमाई करता है। आपको बैठना कैसे है, आपको गुफ्तगू कैसे करनी है, बड़ों के साथ कैसे रहना, छोटों के मतलब साथ, पूरा डिसिप्लिन, हर एक चीज़ की पूरा डिसिप्लिन है इस्लाम में। सोने से लेके तो उठने बिल्कुल ये नहीं बैठने कि आसमान के ऊपर और ज़मीन के नीचे की बात होती है, हर एक चीज़ की बात होती है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि उठने से लेके बैठने तक का एक डिसिप्लिन है, खाने तक का, बैठने तक का, लोगों से बातचीत है, हकूक है। मुसलमानों से ज़्यादा मतलब मुसलमानों के कोई त्यौहार मुसलमानों के लिए नहीं है। गौर से सुनिए, अगर सीजन का पहला फल आया है तो वो किसी गरीब के घर पहुंचा है, कुछ आज अच्छा बनाया तो पहली प्लेट किसी और के लिए निकाले। दो चीज़ें होती है, एक होता है हुकूकुल इबाद, एक है हुकूकुल। और सुनिए, और उसके हर त्यौहार अगर उन्हें जानवर कुर्बान किया तो उसकी पहली जिम्मेदारी कि उसे अपने कमज़ोर वक्त के पास पहुँचाए। वो पहले मीठी बनाता है उस कि भैया ईद उल फितर बना के कि भैया जाए कपड़े वपड़े फितरा वगैरह ज़कात वगैरह निकाले। तो मुसलमानों की पूरी थिंकिंग दूसरों के लिए है कि अपने से कमज़ोर वक्त को हमेशा मजबूत करने वाली सोच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी बात से अगर कुछ लोग, आप शिक्षित है, पढ़े लिखे समझदार हैं, आप जिस नज़रिए से जो नज़रिया आपके पास है, जो चीज़ें सच्चाई आपके पास है, आपने एक ज़िंदगी खपाई है जब ऐसे मिलत टाइम्स को लीड कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, एक बंदा ने कुछ नहीं जाना, पढ़ा नहीं, उसने प्रैक्टिस कर ली सिर्फ 4 महीने में, कुछ बेसिक जानकारी लेकर अब वो लीड कर रहा है समाज को पूरी तरीके से, वो लीड कर रहा है। तो वो मानते वो चीज़, वो दिशा नहीं। देखिए इस्लाम वो आपकी तरह बेहतर चीज़ें बताने नहीं, देखिए इस्लाम में ना सारी चीज़ें हैं। तो इस्लाम में दकियानूसियत नहीं है, आपको हर एक को लेकर के चलना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप नमाज भी पढ़ो और जॉब भी करो, काम भी करो। ऐसा नहीं अगर कोई ये कहे कि हम 24 घंटे इबादत करते रहेंगे और अपनी फैमिली को छोड़ दिया, अपने घर वालों को छोड़ दिया, भाई बहन की खबर खैरियत नहीं ले रहा है, तो इस्लाम में ये चीज़ें मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में मेरे मजहब और मेरे नबी जैसी शान और ऐसी बराबरी कहीं नहीं होगी। जब सारी दुनिया में बेटियों को अलग अलग तरीके से ना जाने कैसे क्या क्या किया जा रहा था, वहाँ 7वीं शताब्दी में मेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप की दौलत में बेटियों को बराबरी का अधिकार दे दिया था। बिल्कुल समझ रहे, इतनी उदारवादी सोच। जब जमाने में बेटियों को गाड़ा जा रहा, जलाया जा रहा, क्या कर, अरे राजा राम मोहन राय के जमाने तक भारत में बेटियां सती प्रथा कर दी गई थी। उनकी सगी भाभी, उनसे कई 100 साल मतलब 1000 साल पहले की बात होगी, उस टाइम बाप की दौलत में उनको बराबरी का अधिकार दे दिया गया। और उन्होंने दुनिया को मानवता सिखाई कि भैया वो चाहते अपनी बच्चों की शादी में बहुत खर्चा कर सकते, तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्मत पे निकाह ना भारी पड़ जाए। ये शादगी इसीलिए थी, ये गुर्बत इसीलिए। अच्छी मालूमात है आपकी, ठीक है ना। अच्छा, तो इस्लाम में जो चीज़ें गलत की गई है उसके बारे में गलत क्यों की गई है। इस्लाम में ब्याज गलत कहा गया है, तो इस्लाम में विस्तार से बताया ब्याज क्यों गलत है। इस्लाम बताता है कि शोषण, अनुचित लाभ, अनुचित शोषण मतलब किसी के साथ जाती है अनुचित लाभ, और ऐसा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आपने सीधे बगावत कर ली। मतलब 4 चीज़ों का ये एक समीकरण है। और अल्लाह बता रहे हैं ऐसा कि हम आखिरत में तुझे ऐसे उठाएंगे जैसे किसी शैतान ने तुझे छू लिया और तो पूरी तरह पागल है। तो इस्लाम में जो चीज़ें हराम है उसे समाज भी एक्सपेक्ट नहीं करता। आज दुनिया में कोई भी बंदा चाहेगा मैं किसी का कर्जदार हो जाऊँ, कर्जा अपमान देता है, इस्लाम अपमान से बचाता है कि कर्ज से मैं तुझे बचा रहा हूँ। बिल्कुल। तो इस्लाम में ये चीज़ें हराम है, तो ये बारीक चीज़ें हैं। इस्लाम में शराब हराम है, दुनिया में कौन शराब को ठीक कह सकता है। बिल्कुल। और बात सुनिए, एक चीज़ के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ अपनी सोच से। जब ये ट्रिपल तलाक का मामला और मुसलमानों को बड़े बड़े प्रोपेगेंडा थोपे गए, मैंने किस तरीके से लोगों को बताया। कैसे बताया आपने? मैंने जो मुझसे कुछ पूछते थे, इसमें ये दो राय नहीं है कि ना समझ लोगों की बड़ी भीड़ ने मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसमें दो राय तो नहीं है। ना समझ लोगों की समझा नहीं मैं, कैसे बताइए, एक्सप्लेन करिए। जैसे अगर ट्रिपल तलाक के मामले में कई मामले ऐसे आए हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या ना समझ लोगों की थी, बहुत बड़ी संख्या ना समझ लोगों की थी, जिनको जिस टाइम निकाह हुआ था बोला भैया साथ में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ो हमारे, वो से लोग निकाह के टाइम मौलाना ने उन्हें साथ में पढ़ाया।
इतना तो मौलाना ने पढ़ाया, किसी बात को लेकर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हुए, उनने बदतमीजी कर दी और उस टाइम ऐसा लगा कि बिल्कुल वो दो लोग अलग हो गए। ऐसा ना समझे लोगों से बहुत नुकसान हुआ इस देश के मुसलमानों को, कौम को बहुत बदनामी झेलनी पड़ी, समझे। मेरा सीधा सरल तेरा कहने का मतलब है। लेकिन मुझसे जब लोग ये पूछते थे, मैं प्रदर्शनकारी मुझसे आंदोलनों में पूछ लेते थे कि यार ऐसा क्यों, मैंने कहा भाई ये सीधी सरल सी बात है, हिंदू मैरिज एक्ट में लिखत तलाक का कॉन्सेप्ट है, मुँह से का तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको कानूनी लिखत में भी मुसलमानों से लिया उन्होंने, उनका तो पहले तो 7 जन्म का साथ है, तो वो ऐसा था। मैंने कहा अच्छा बता कि सीधी सी कि भैया आपने वाइफ को तलाक दे दिया है, आपकी बहुत बड़ी सजा है, आपको जेल वेल नहीं डालेंगे। ऐसा है कि भाई आपकी वाइफ एक दिन उनके साथ शादी करेंगे, फिर वहाँ से आएंगे, फिर आपके साथ शादी करेंगे, आप मानेंगे? एक मर्द का वजूद, उसकी बीवी, बेटी, बहन, माँ, भांजी, भतीजी, सब उसकी घर की औरत होती है। उसको इस बात के लिए पनिशमेंट किया जा रहा है कि उसने ये गलती करी है, इसीलिए उसको ये सज़ा है। वो सज़ा माने तभी ना, इससे बड़ी सज़ा और क्या दे। इस्लाम उसे इतनी बड़ी सज़ा दे रहा है कि आपने ये गलती कैसे करी, इसीलिए आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, है ना। क्या आप मानेंगे कि मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं कि भैया अच्छा तूने ऐसा करा, तुझे जेल नहीं दे रहा मैं, ऐसा होगा? बोलेगा कि मैं मर जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आ रही है? हलाला के बारे में आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो एक पनिशमेंट, एक सजा है, लेकिन लोग माने तो उसे। एक्चुअली क्या है कि मिसकंसेप्शन है, गलत फहमियाँ हैं, लोगों को समझ नहीं है कि है ना तलाक है क्या। तलाक सिर्फ इस्लाम में था, तमाम रिलीजन ने इस्लाम से अपनाया, क्योंकि इस्लाम ने कहा कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। कई मरतबा शौहर बीवी के साथ नहीं रहना चाहता है, कि मरतबा बीवी शौहर के साथ, तो दोनों को इख्तियार दिया गया है। दूसरे रिलीजन में कहा था कि मरतबा शादी हो गई तो लाइफ टाइम पार्टनर, आप अलग ही नहीं हो सकते। तो अब हिंदू मैरिज एक्ट में भी है तलाक का, दूसरे रिलीजन में भी है, तो सब इस्लाम। खैर इन बातों को हम यहाँ पर छोड़ते हैं। तो इरफान कोई और बात अगर आप कहना चाहते हो तो कहिए, है ना। अब हम इसको मुकम्मल करेंगे, कहाँ चलेगा ये बात। हाँ, लेकिन बहुत दूर तक चलेगी। अच्छा मैं गलत तो नहीं बोला? नहीं आगे बढ़िए, नहीं कुछ गलत तो बोला? नहीं कोई गलत नहीं, नहीं देखिए कोई गलत नहीं, ठीक है इरफान, बहुत अच्छा है ना। देखिए मैंने बताना वो एक पनिशमेंट है नहीं है। बिल्कुल है। एक सवाल में वो पनिशमेंट है या नहीं है? बिल्कुल पनिशमेंट है, इसलिए तो कहा गया। लोग माने ना पनिशमेंट। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था, आप भी निखत कोई सवाल होता, बल्कि आप ही एंड कीजिएगा इसको। आखिरी सवाल मेरा ये था कि जो ये जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ है, तो इस प्रोटेस्ट के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तो बीजेपी ने ही करवाया था, इस प्रोटेस्ट से फ़ायदा क्या हुआ, आपने धर्मेंद्र प्रधान को हटवाया तो उससे एक और घटिया शख्स प्रहलाद जोशी बन गया जो आरएसएस का मेंबर रहा है, तो फ़ायदा क्या मिला जेनजी को? वो जब बने तो यार हकीकत में मैं भी हिल गया। यार ये क्या हो गया, ये तो और ज़्यादा नुकसान हो गया। लोग कह रहे हैं कि वो तार से गिरे तो खजूर पे लटके। तो वही भाई, व्यवस्था उनके हाथ में, सत्ता उनके हाथ में, वो चाहे किसे भी बिठाएं। लेकिन इससे ये हुआ कि जो एक डर था, एक घबराहट थी, नहीं बोलना है, बहुत बड़ी आबादी ने और नौजवानों ने आके वो भरम तोड़ दिया और ऐसे बोला, ना जाने कैसे बोला। उसकी कल्पना दुनिया ने नहीं करी। बिल्कुल पता है बहुत सारे, मतलब एक मैं आपको वीडियो दिखाता, एक अंग्रेज आए यूएसए के, और उन्होंने मतलब प्रोटेस्ट में, और वो बहुत खुश रहते थे आंदोलन में, वो वहीं रहता था, खूब बच्चों के साथ बैठना उठना, तो वो मुझे सलाम करता था। अच्छा, वो भागवत मतलब वो वृंदावन में रहते थे, पूरे से साधु संत थे वो, लेकिन वो मुझे सलाम करते थे। अच्छा, इरफान अस्सलाम वालेकुम पूरी तरह। तो मैं उनसे पूछ लेता था ऐसी कोई चीज़ें, ऐसी जितना मुझे समझ आए शॉर्टकट में। हाँ चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अंग्रेजी में, मतलब अंग्रेजी में नहीं, नॉर्मल जैसे हम शॉर्टकट तरीके से पूछ लें, जैसे कंट्री तो बोलते हैं अमेरिका, विरासत नेम तो बोलते हैं आए, पता नहीं नाम बड़ा कठिन, मतलब आपको पता है शॉर्टकट के कैसे किसी अंग्रेज से बात करना है। फिर मतलब डोनाल्ड ट्रम्प, तो वो उनकी आलोचना करने लगा, इतनी तो समझ आता, वो अपनी अंग्रेजी में भी बोलेगा। हाँ वो नेतन्याहू, ये सब कि नेतन्याहू ने कब्जा कर लिया है अमेरिका पे, ये वो अगला ये सब बोल रहा था। हाँ, और उन्होंने मेरा नाम पूछा, जैसे मैंने उनका पूछा, उन्होंने मेरा नाम पूछा, मोहम्मद इरफान, अस्सलाम वालेकुम, नाम पूछते के साथ ही। तो बड़ा जागरूक इंसान था, बड़ा खुश मिजाज था, और प्रोटेस्ट में बराबर बना रहता था, रात रात और बच्चों के साथ रहता था वो।
तो ऐसे जिंदा दिल लोग भी दुनिया में रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो मैं उसे कहता था पावरफुल कंट्री सिटीजन। मैंने कहा दुनिया के सबसे ताकतवर सिटीजन हो तू। तो बहुत अच्छा इरफान आप आए और अच्छा लगा हमें बातचीत करके। ये लीजिए हमारा एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, इसमें मिलर टाइम्स का कप हो रहा है ना, तो आपके लिए गिफ्ट है। और ये लीजिए इरफान, ये छोटा सा हमारे लिए आपकी तरफ से तोहफा है ना। तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफान, आप आए, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे। और मोहम्मद इरफान का जो मिलाप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप लोग मोहम्मद इरफान को सपोर्ट कीजिए। मेरी भी पर्सनली आपसे अपील और रिक्वेस्ट है। मिलते हैं मिल्लत पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ। हमारा जो आज का पॉडकास्ट रहा बहुत अहम रहा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।